नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजय सुथार परिज्ञान सिविल सर्विसेज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का विषय होगा, आज की परिचर्चा का विषय होगा काला धन। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्री मेंस किसी भी संदर्भ में लो तो ये प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। सामान्य आम व्यक्ति के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि ये स्थिति क्यों है और इसके लिए सरकार क्या प्रयास करती है, किस तरीके से काम हो रहा है और ये स्थिति इतनी विकराल क्यों होती जा रही है, जिसे हम ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं। कहीं पर चुनाव भी जो लड़े गए 2014 के अंदर, उसके अंदर भी ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। तो क्या है काला धन, इसके बारे में आज हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। इस सत्र में जानने की कोशिश करेंगे कि ये अर्थव्यवस्था के लिए इतना घातक क्यों हो गया है, क्या हो रहा है, पैरेलल इकोनॉमी बन रही है, क्या स्थितियां हैं और भारत सरकार ने अब तक क्या क्या किया है, कोशिशें की गई है भारत सरकार के द्वारा कि इस समस्या से निपटा जा सके और क्या क्या माध्यम है, इनको उन माध्यम को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि काला धन है क्या। सबसे गंभीर मुद्दा यही बनता है कि काला धन क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी परिभाषा के संदर्भ में कि काला धन क्या है। तो ध्यान रखिए, काला धन क्या होता है, वह संपत्ति या आय, ठीक है ना, चल या अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है। वह संपत्ति या आय जिसके अर्जन संबंधी जानकारी, जिसके अर्जन संबंधी जानकारी, जिसके अर्जन संबंधी जानकारी क्या नहीं की गई हो, संबंधित नियमन प्राधिकरण को न दी गई हो। तो आप ऐसी किसी भी संपत्ति का या आय का सृजन करते हैं जिसकी जानकारी आप क्या है कि संबंधित नियमन प्राधिकरण को न दी, यानी कि आप इसे छुपा करके कमा रहे हैं। हो सकता है तरीका आपका वैधानिक भी हो, अवैधानिक भी हो, इलीगल तरीके से भी हो सकती है, लीगल तरीके से भी वो कमाई हुई हो सकती है। यानी लीगल तरीके से आपको इनकम मिल रही है, आय मिल रही है, लेकिन आप जो प्राधिकरण है आय करके जो इसको नियमित करता है उसको आप उसकी जानकारी नहीं देते हैं, कर नहीं दे रहे हैं। तो चाहे वह लीगल तरीके से कमाई गई हो, चाहे वह इलीगल तरीके से यानी कि वैधानिक हो या फिर गैर वैधानिक हो, किसी भी तरीके से आपने किसी संपत्ति या आय का अर्जन किया है, सृजन किया है, उससे संबंधित जानकारी आप नियमन प्राधिकरण को न देते हो और क्या करते हो, कर या विभिन्न प्रकार के इस तरह के उपागमों को आप छिपा लेते हो। तो इसे हम किसके संदर्भ में देखते हैं, काले धन के संदर्भ में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्दावली पर भी गौर करेंगे और कुछ चीजों पर भी गौर करेंगे। तो सबसे पहली बात यह आती है कि काला धन कितना है, काला धन कितना हो सकता है, अनुमान क्या है, किस तरीके के अनुमान है। तो वालीकोट रघुनाथ सिनॉय, ये क्या है कि भारत के अर्थशास्त्री हुए, बहुत फेमस। 1905 के अंदर इनका जन्म हुआ, 1978 तक ये जीवित रहे और इन्हें क्या है कि थोड़े उदारवादी अर्थशास्त्रियों में से लिया जाता है। ये आरबीआई में भी काम कर चुके थे, आईएमएफ में भी काम कर चुके थे, विश्व बैंक में भी इन्होंने काम किया। और क्या है कि ये भारत के अंदर आरबीआई के अंदर 1946 के अंदर एक स्टर्लिंग बैलेंस, जो विनिमय का बैलेंस हुआ करता था, उस समय पाउंड स्टर्लिंग चलता था, उस बैलेंस के संबंधित इन्होंने क्या है कि एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था स्टर्लिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1946 में आई। इसमें प्रयास किया गया कि भारत के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का कितना हानि हुई थी, कितनी हानि हुई, कितना व्यय पड़ा और भारत के फॉरेन एक्सचेंज उस संदर्भ में कितने थे, वास्तविक गणना कितनी हो सकती है। तो प्रारंभिक रूप से वालीकोट रघुनाथ सिनॉय ने 1960-61 के अंदर ये कहा कि भारत में लगभग 650 करोड़ रुपए का काला धन हो सकता है, इतना अनुमान लगाया गया। तो वालीकोट रघुनाथ सिनॉय पहले व्यक्ति बने
इन्होंने बताया कि भाई कितना हो सकता है, 650 करोड़ रुपए का क्या हो सकता है, काला धन हो सकता है। तो 1960-61 के अंदर ये बना। फिर 1971 के अंदर NN वांचू, निरंजन नाथ वांचू की अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनाई गई, एक समिति बनाई गई। ठीक है, ये भी क्या थे, एक IAS अधिकारी थे ये, और क्या है कि 1910 से लेकर के 1982 तक जीवित रहे, और केरल के, और उसके पश्चात क्या है कि केरल के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है ना, तो निरंजन नाथ के द्वारा, इसके द्वारा भी केरल के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो इन्होंने ये बताया कि ये निरंजन नाथ वांचू ने ये बताया कि अपनी रिपोर्ट के अंदर काले धन से संबंधित 1971 के अंदर आई कि 811 करोड़ रुपए का क्या हो सकता है, काला धन हो सकता है भारत के अंदर। तो इनकी रिपोर्ट थी कि भाई क्या है कि 811 करोड़। सतीश चंद्र अग्रवाल जयपुर के सांसद थे, 1977 के अंदर ये चुनाव जीते थे। ठीक है ना, तो जब कांग्रेस की हार हुई थी, इंदिरा गांधी की हार हुई थी, तो ये 1977 के अंदर जनता पार्टी से जयपुर के सांसद बने। उसके बाद में 1980 के अंदर भी सांसद बने, और इन्हें क्या बनाया गया था, राज्य स्तर पर वित्त मंत्री बनाया गया था। यानी वित्त मंत्री थे, लेकिन इनका दर्जा किसका था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा था, यानी राज्य मंत्री के दर्जे थे, कैबिनेट मंत्री नहीं थे। सतीश चंद्र अग्रवाल उसके बाद में 1980 में भी फिर जयपुर से चुनाव जीते, और ये क्या है कि 1981 से 83 तक विपक्ष का नेता जो अध्यक्ष हुआ करता है, किसके संदर्भ के अंदर, लोक लेखा समिति के अंदर। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया 1981 और 81 से 83 तक लोक लेखा समिति के भी ये क्या रहे, सतीश चंद्र अग्रवाल अध्यक्ष रहे थे। तो सतीश चंद्र अग्रवाल ने 1977 के अंदर ये माना कि भारत के अंदर जो काला धन हो सकता है वो कितना हो सकता है, 20,000 करोड़ का हो सकता है। 1977 के हिसाब से ये राशि बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना, ये राशि बहुत ज्यादा थी। GDP की वृद्धि दर से ज्यादा वृद्धि दर किसकी हो रही थी, काले धन की हो रही थी, ब्लैक मनी की हो रही थी। तो मालिकात रघुनाथ सिन्हा ने कहा 650 करोड़ रुपए है, वांचू कमेटी ने कहा 811 करोड़ रुपए हैं, और सतीश चंद्र अग्रवाल इनका मानना था कि 20,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। वहीं 1972-73 के अंदर प्लानिंग कमीशन थी, आजकल तो उसकी जगह नीति आयोग बन गया है। प्लानिंग कमीशन थी, और प्लानिंग कमीशन ने कहा कि आज़ादी से लेकर के लगभग 25 वर्ष हुए हैं, तो इन 25 वर्षों के अंदर प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए औसतन किसके रूप में ट्रांजिट हो रहे हैं, ब्लैक मनी के रूप में देश से बाहर ट्रांजिट हो रहे हैं। तो योजना आयोग ने 1972-73 के अंदर ये अनुमान लगाया कि 300 करोड़ रुपए, ठीक है ना, वो कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। आज़ादी से 25 साल के अंदर प्रत्येक वर्ष का इनका अनुमान था कि औसतन इतनी राशि हो सकती है। काले धन के अनुमान के अनुसार एक अर्थशास्त्री अभी भी जीवित हैं, अरुण कुमार जी, और अरुण कुमार जी ने ये बताया था कि जो भारत का काला धन है वो GDP का 50% तक हो सकता है, GDP का 50% तक हो सकता है। ठीक है, तो अरुण कुमार जी फिक्की के भी अध्यक्ष रहे हैं, आपको मालूम है फिक्की होती है, एक संस्था होती है, उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। 1927 में गांधी जी के कहने पर घनश्याम दास बिड़ला और क्या है कि नरोत्तम दास पुरुषोत्तम दास के द्वारा बनाया गया था। फिर बॉम्बे प्लान लेकर के आए भारत की आज़ादी के बाद की अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो फिक्की के भी अध्यक्ष रहे अरुण कुमार। SBI के चेयरमैन के रूप में भी 2002 के आसपास ये काम कर चुके हैं। तो अर्थशास्त्र का इनको भी अच्छा खासा नॉलेज है। जो इन्होंने कहा कि भारत की GDP का 50% जो है वो काला धन, यानी कि लगभग जितनी GDP है उतना का उतना धन क्या होता है, पैरेलल इकोनॉमी में चल रहा है, या हो सकता है रनिंग में ही ना हो। किसके अंदर नहीं हो, रनिंग में ही नहीं हो, अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा नहीं चल रहा हो। CBI के डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2012 के अंदर ये कहा कि $500 बिलियन 2011 में, फिर इसकी जानकारी संसद में 2012 में दी गई कि $500 बिलियन का क्या हो सकता है, काला धन हो सकता है। तो $500 बिलियन का काला धन हो सकता है। मार्च 2018 के अंदर ये अनुमान आया कि लगभग 300 लाख करोड़ रुपए का काला धन है, 300 लाख करोड़ रुपए का क्या धन है, काला धन है। और 2020 के अंदर अभी हाल ही के अंदर ये पता लगा, स्विट्जरलैंड बैंक के सेंट्रल बैंक ने कुछ
अकाउंट होल्डर के तो नाम नहीं बताता है, लेकिन ये जरूर बता देता है कि कितना भारतीय पैसा आया है। तो स्विट्जरलैंड ने ये कहा कि स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने कहा कि भारतीय लोगों के लगभग 20,700 करोड़ रुपए जमा हैं किसके अंदर, स्विस बैंक के अंदर 1 साल के अंदर जमा हुए। जहां भारतीयों की इनकम कम हो रही है वहां 20,700 करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर, जिसे हम स्विस बैंक कहते हैं, उसके अंदर घूम फिरा करके पहुंच गए। तो घूम फिर करके पहुंचे, तो ये मानना है, ये क्या है कि आधिकारिक जानकारी दी है स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक के द्वारा, और इस संबंधी जानकारी आपको फाइनेंस एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी मिल सकती है। आप समाचार पत्र में द हिंदू बिजनेस देखेंगे तो उसके अंदर भी इसकी जानकारी है कि लगभग 20,700 करोड़ रुपए 2020 के अंदर क्या है कि कहां पहुंच गए, स्विस बैंकों के अंदर पहुंचे। ठीक है ना, कोरोना काल के बावजूद भी इतनी राशि काफी गंभीर समस्या है और अर्थव्यवस्था को भी काफी चुनौती देती है। आगे हम इसके संबंध में पूरी चर्चा करेंगे कि क्या क्या है। तो ये तो कुछ अनुमान हुए कि भाई क्या है कि कितने राशि हैं। ठीक है ना, बीच में पनामा लीक का मामला भी बाहर आया जिसमें बहुत से लोगों के नाम आए। पनामा लीक, एक पनामा देश है अमेरिका के अंदर, पनामा स्थल संधि है। पनामा स्थल संधि के अंदर 7 देश हैं, उसके अंदर सबसे दक्षिणी देश है जो कि कोलंबिया से जुड़ा हुआ, जो दक्षिण अमेरिका का देश है। पनामा उत्तरी अमेरिका में आता है, सेंट्रल अमेरिका में भी आता है, मध्य अमेरिका में भी आता है और लैटिन अमेरिका में भी आता है। तो वहाँ पर कई लोगों के खाते खुलवा रखे हैं, तो वहाँ से कुछ लोगों के नाम भी बाहर आए कि भाई क्या है कि इन इन लोगों के खाते हैं। ठीक है ना, तो पनामा लीक के नाम से जाना गया। पाकिस्तान के हमारे पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, उसके प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको पनामा लीक में नाम आने के कारण घोषित किया गया कि आगे से वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो काले धन की समस्याएं बड़ी गंभीर रही है प्रारंभ से ही भारत के अंदर, और क्या है कि कहीं ना कहीं से पैसा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अवैध के रूप में निर्मित हो रहा है, क्योंकि जानकारी नहीं दी जा रही है प्राधिकरण को, जो भी इसका टैक्स कलेक्ट करता है उनके प्राधिकरणों को जानकारी नहीं दी जाती और संपत्ति का अर्जन कर लिया जाता है। मालिक कोई और होता है, किसी और के नाम से ले लिया जाता है, यानी बेनामी संपत्ति का निर्माण करते हैं। तो उसमें भी आप या कोई भी व्यक्ति है वो प्राधिकरण को, सरकार के विनियमन प्राधिकरण को, अथॉरिटी को जो रेगुलेट करती है उनको धोखा देता है। तो इस प्रकार से जितनी भी आय सृजित होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं। और ये कुछ अनुमान है, ये कुछ अनुमान है, वास्तव के अंदर कोई विधि है नहीं, व्यवहार्य विधि है नहीं कि हम पता लगा सकें कि भाई वास्तव के अंदर काला धन कितना है इस देश के अंदर। कोई इस तरीके के तरीके नहीं है जिसमें पता लगाया जा सके, साइंटिफिक मेथड है नहीं। ठीक है ना, थोड़ी बहुत हम प्रक्रियाओं पर गौर कर लेते हैं, बाकी साइंटिफिक तरीके नहीं है अभी भी ये पता लगाने के कि भाई काला धन कितना है, क्योंकि कितने तरीके हैं अभी हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें आएगी जो परीक्षा में सीधी की सीधी क्या हो सकती है, आपसे पूछी जा सकती है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके ऊपर, कर वंचन के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं, कर वंचन के ऊपर। तो कर वंचन क्या है, तो मेन चीज तो यही है कि कर वंचन क्या है। तो आप 2 शब्द पढ़ेंगे, एक टैक्स इवेजन होता है और एक टैक्स अवॉइडेंस होता है। तो ये क्या है, टैक्स अवॉइडेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्स अवॉइडेंस के रूप में देखते हैं। अब कर वंचन क्या है, कर वंचन क्या है कि कर के नियम है, कर के जो कानून है उसके अंदर ही क्या है, या नियम या कानून के अंदर क्या है, कुछ लूप होल है, उसके अंदर क्या है, कुछ कमियां होती है। अब उसमें कमियां हैं, इन कमियों का क्या उठाए कोई व्यक्ति, लाभ उठाए, कमियों का लाभ उठाकर कर से व्यक्ति बच जाए। ठीक है ना, तो भाई कर के कानूनों के अंदर कई कमियां भी हैं, उनके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स का लाभ उठा करके व्यक्ति बच सकता है। इसे हम वाइज मैन के रूप में देख सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं कि जो नियम कायदे हैं उनके अंदर ही कुछ लूप होल है, उस लूप होल का क्या करते हैं, लाभ उठा लेते हैं और लाभ उठा करके टैक्स नहीं देते हैं। जैसे कि ट्रस्ट के अंदर आप प्रॉपर्टी को दान करते हो तो फिर आपका क्या होगा, कर नहीं लगेगा, तो वो वैसा भी किया जा सकता है कि भाई ट्रस्ट के अंदर ट्रांसलेट कर दें पैसा। ठीक है, धार्मिक ट्रस्टों के अंदर अनुच्छेद आपका क्या है कि 27 भी कहता है कि इस तरह के
न्यास के प्रबंधन इनके ऊपर सरकार कर आरोपित नहीं कर सकती है। तो लोग इस तरह के ट्रस्ट बनाते हैं, फिर उसके अंदर क्या करते हैं, पैसे को ट्रांजिट करते हैं और टैक्सों से बचने की कोशिश करते हैं। तो कमियों के फायदे उठा करके और करों को बचा लिया जाता है। ठीक है, तो एक बहुत फेमस मामला हुआ था इसके अंदर, और क्या है कि फिर उसका नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ, और वो मामला कौन सा था, मैकडोवेल मामला। ठीक है ना, मैकडोवेल केस हुआ था, बहुत फेमस केस था मैकडोवेल केस। 1977 से 83 के बीच में चला, और 1983 के अंदर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई टैक्स अवॉइडेंस जो है, ठीक है ना, जो कर वंचन जो है, ये क्या है, वैधानिक है। ये क्या है, वैधानिक है कि भाई आपके कर नियम के अंदर क्या है कि कुछ प्रावधान है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसका क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हैं। तो मैकडोवेल मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1983 ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला क्या है कि टैक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा ही लाया गया था, और मेजोरिटी का डिसीजन था कि आप क्या करो कि कर चोरी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा, चोरी नहीं, चोरी वंचन कर सकते हो, चोरी अलग चीज होती है, कि आप कर वंचन कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसके लिए आप धोखाधड़ी के उपागम नहीं अपनाएंगे। ठीक है ना, धोखाधड़ी के उपागम नहीं अपनाएंगे। यानी कि भाई मैंने बनाया एक ट्रस्ट, ठीक है ना, मंदिर का ट्रस्ट, किसी तरह का ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट के अंदर यदि पैसे मैं दान करता हूं तो मेरे ऊपर कर नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैंने पैसे दान किए, 500 करोड़ दिखाए हैं 200 करोड़, और 300 करोड़ दिए ही 200 करोड़ हैं, 500 करोड़ मैंने खाते के अंदर दिखाए, दिए कितने हैं, 200 करोड़ ही दिए। तो इस प्रकार के आप उपागम, धोखाधड़ी के उपागमों का आप प्रयोग नहीं करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के अंदर ये माना, किसके अंदर, मैकडोवेल केस के अंदर। फिर एक आंदोलन चला, ठीक है ना, टैक्सों से संबंधी, ठीक है, आंदोलन था वो आजादी आंदोलन, ठीक है ना, आजादी बचाओ आंदोलन। और आजादी बचाओ आंदोलन के अंदर ये जो मामला हुआ, आंदोलन केस, ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के अंदर क्या है कि मेजोरिटी से यही डिसीजन दिया कि भाई लूप होल है, वैधानिक तरीकों का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कर वंचन कर सकते हैं। कर वंचन का मतलब क्या है कि टैक्सेस के अंदर लूप होल है, जिसका लाभ उठाकर कर से व्यक्ति बच जाता है। जैसे कि क्या है कि एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी। अब तो भारत सरकार इससे पीछे जा रही है, ठीक है, सॉरी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है कि भारत के अंदर कोई व्यक्ति क्या है कि ला करके निवेश करता है, तो उसको हम विदेशी निवेश कहते हैं। तो कुछ देश हैं जैसे मॉरिशस है, या आपके क्या है कि इनके साथ भारत सरकार के समझौते हुआ करते थे, साइप्रस, इनके साथ समझौते होते थे। और उस समझौते के तहत ये था कि मॉरिशस से कोई भारत के अंदर निवेश करता है, तो ऐसी स्थिति में या तो वो मॉरिशस के अंदर कर भरे या भारत के अंदर कर भरे, डबल टैक्स नहीं लगेगा। यानी भारत भी कर नहीं, भारत और मॉरिशस में से कोई एक देश कर लेगा। अब भारत के अंदर कर की प्रतिशतता ज्यादा है, मॉरिशस के अंदर 0.3-0.4% टैक्स हुआ करते थे। तो बड़ी कंपनियां जितनी भी थी वो पहले मॉरिशस के अंदर जाकर के अपने आप को पंजीकृत करवाती, रजिस्टर करवाती, और फिर मॉरिशस से कहां आती, भारत आती। देखिए क्या होता था कि भाई देखो, एक तो ये देश है मॉरिशस है, और एक देश आपका कौन सा है, भारत है। और ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या है, विदेशी है, अमेरिकी नागरिक की है, और इसको डालना है भारत में पैसा, निवेश करना है भारत के अंदर, इसे क्या करना है, निवेश करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये क्या करता है, अमेरिका से यदि भारत में निवेश डाले तो यहाँ पर भी टैक्स भरो और भारत के अंदर भी टैक्स भरो, दो जगह टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन अब मॉरिशस के साथ और भारत का एक एग्रीमेंट था जिसका नाम था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब इस DTAA के कारण क्या होता था कि ये व्यक्ति पहले कहां जाता कि सीधा भारत के अंदर पैसा नहीं डालता था, यानी कि इस रूट का प्रयोग नहीं करता। ये व्यक्ति पहले जाकर के कहां निवेश करता, मॉरिशस के अंदर पंजीकृत करवाता अपने आप को। तो मॉरिशस के अंदर अपने आप को क्या करवा लिया, पंजीकृत करवा लिया, और उसके बाद में ये क्या करता था, भारत में निवेश करता था।
अब इस कारण से क्या होगा कि या तो वो भारत के अंदर टैक्स देवे या फिर वो कहाँ टैक्स देवे, मॉरिशस के अंदर टैक्स देवे। तो अब उसे क्या होगा, एक ही जगह टैक्स देना पड़ेगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। तो इसलिए ज्यादातर कंपनियां क्या करती थी, मॉरिशस, साइप्रस जैसे देश जिनके साथ भारत के क्या थे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट थे, उन देशों के अंदर निवेश करती और फिर भारत के अंदर आती, और इस प्रकार से क्या है कि वो अच्छा खासा कर देने से बच सकते थे। इसे भी हम क्या कहते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते थे। और इसकी जानकारी भारत के प्राधिकरण को नहीं, मॉरिशस के प्राधिकरण को दी जाती थी। तो ये एक तरह का है कि कर वंचन का तरीका है कि इससे क्या हो सकता है, लोग कर को क्या करते हैं, बचा लेते हैं। बहुत लूप होल है हमारे कानूनों के अंदर, आप टैक्स के एक्सपर्ट से मिलिए तो वो बता देंगे कि कितने कितने लूप होल हैं, ठीक है। तो उन लूप होल्स का प्रयोग करके टैक्स को बचाया जाता है। इसके बाद आता है कर चोरी। कर चोरी का तात्पर्य क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, टैक्स इवेजन। इसे हम क्या कहते हैं, टैक्स इवेजन ही कहते हैं। और टैक्स इवेजन का तात्पर्य क्या है कि बिल्कुल भी जानकारी नहीं देना, ठीक है ना, किसी चीज की बिल्कुल जानकारी नहीं देना, ये कर चोरी होता है। जैसे कि आप जाते हैं किराने की दुकान पर, तो किराने की दुकान पर आप पहुंचे तो यहाँ पर क्या है, दुकानदार है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, ग्राहक है, ठीक है। अब वस्तु खरीदेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक टैक्स लगेगा, जिसे आज हम जीएसटी कहते हैं। किसी जमाने में हम इसे क्या कहते थे, बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स कहा करते थे। आज हम जीएसटी कहते हैं और किसी जमाने में हम बिक्री कर कहते थे। अब जैसे ही जीएसटी देना पड़ेगा किसी वस्तु के ऊपर, मान लीजिए 18% कर है, तो दुकानदार से ग्राहक जैसे ही वस्तु खरीदेगा तो उसके अंदर 18% का मूल्य और जुड़ेगा। भाई टैक्स तो है तो देना पड़ेगा। आईटीसी है, ठीक है, वो कभी मैं कर सुधारों के अंदर बात करूंगा। तो दुकानदार से ग्राहक जैसे सामान खरीदेगा तो बिक्री कर मान लीजिए 18% है, वो तो देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में दुकानदार क्या कहता है कि मैं आपको कैसा बिल दूंगा, कच्चा बिल दूंगा। कैसा बिल, कच्चा बिल दूंगा, यानी पक्का बिल वो देता ही नहीं है या फिर बिल ही नहीं देता है। यदि बिल देगा, पक्का बिल देगा, तब आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जा सकते हो। बहुत सारे लाभ भी हैं पक्के बिल के, लेकिन हमारा लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है सामान्यतः कि हम दुकानदार से क्या करते हैं, कच्चा बिल लेते हैं, और इस कच्चे बिल के द्वारा ही हम क्या करते हैं, ग्राहक ज्यादातर कच्चा बिल ले लेता है। इससे जीएसटी या बिक्री कर ऐसी चीजें क्या होती है, बच जाती है। तो ये चीज होती है एक तो कर चोरी के अंदर। या फिर क्या है कि मेरी इनकम है, या किसी व्यक्ति की इनकम है 10 लाख रुपए, और 10 लाख में से मान लीजिए भारत में 5 लाख तक तो कर देना ही नहीं है भाई, तो क्या करता है वो 4,80,000 रुपए तो किस में लेता है, अकाउंट में लेता है, और शेष राशि 5,20,000 रुपए क्या ले लेता है, कैश ले लेता है। और जिसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं देता कि मैंने कैश के अंदर सैलरी ले ली, किसी व्यक्ति ने कैश में सैलरी ले ली, 5 लाख से ऊपर कर शुरू होता है तो 4,80,000 अकाउंट में उठाएगा। बाकी इकोनॉमी कैसी, बाकी कर किस तरह से लेगा, बाकी इनकम किस तरीके से लेगा, वेतन नकद ले लिया। और इससे भी क्या होगा कि सरकार के पास जानकारी जाएगी नहीं कि भाई इनकम हुई या नहीं हुई। तो ये भी क्या हुआ, प्राधिकरण को नहीं बताया। तो कर चोरी का तात्पर्य क्या है कि उद्देश्य नीत है। इसमें क्या है, उद्देश्य नीत है क्या, कि हमें कर नहीं देना है, और इसी कारण से वह प्राधिकरण को जानकारी नहीं देता। तो प्राधिकरण को जानकारी नहीं देता यानी जानकारी छिपा लेता है, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्क है, किसके अंदर, कर वंचन के अंदर। कर वंचन के अंदर जानकारी देता है, लेकिन वो तरीके उठाता है जो कानून के अंदर लिखा हुआ है, किसके संबंध में, कि भाई कर से बचा कैसे जा सकता है, और वो पूरा जानकारी भी देगा कि मेरी इनकम इतनी हुई है, लेकिन टैक्स के कानून के लूप होल का फायदा उठाएगा और क्या करेगा, कर से बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उद्देश्य नीति यही है कि मुझे कर नहीं देना है, इसलिए मैं प्राधिकरण को अपनी इस आय की जानकारी नहीं दूंगा, इसकी जानकारी नहीं देता है, और वो क्या करता है, इसे हम कर चोरी के रूप में देखते हैं। जैसे कि ग्राहक को आप पक्का बिल नहीं दो तो वो भी एक कच्चा जो है क्या है कि कर चोरी के संदर्भ में आता है। इनकम टैक्स हो रहा है, आपने नहीं बताया, कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपने क्या किया,
कि जो आय थी उसको भारत की बजाय, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है जो भारत की बजाय किसी और देश में दिखा देती हैं, जिसे हम कहते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के रूप में देखते हैं। तो यहाँ से पैसा कहाँ चला जाता है, वो दिखाता ही बाहर के अंदर है। जैसे गूगल है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो गूगल क्या करे कि भारत के अंदर टैक्स ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करे, भारत के अंदर हुई इनकम को भी वो कहाँ दिखा देता है, ब्रिटेन के अंदर दिखा देता है। तो इससे भी क्या हो सकता है, कर चोरी हो सकती है। अब बात करें तो कर चोरी के अंदर प्रत्यक्ष कर के अंदर चोरी बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है, अप्रत्यक्ष कर के अंदर चोरी को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और प्रत्यक्ष कर के अंदर भी हमारे अंदर लोगों के अंदर बहुत चोरी की भावना बहुत जबरदस्त है। अभी क्या है कि जुलाई 2020 के अंदर, सितंबर 2020 के अंदर क्या है कि जानकारी दी अनुराग ठाकुर, ठीक है ना, बीजेपी के क्या है कि सांसद भी हैं और क्या है कि मंत्री भी हैं। तो अनुराग ठाकुर लोकसभा के सांसद, अनुराग ठाकुर ने ये कहा, संसद के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, राज्य का प्रभार था इनके पास 2020 के अंदर। अनुराग ठाकुर साहब ने ये जानकारी दी और अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, 2020 सितंबर के अंदर संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर ये जानकारी दी कि भारत के अंदर क्या है कि केवल 1% लोग ही क्या भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। क्या भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। और इन्होंने कहा कि 2018-19 के वर्ष के अंदर भारत के अंदर कितने प्रतिशत लोगों ने टैक्स भरा है, तो 1.46 करोड़ लोगों ने क्या भरा है, आयकर भरा है। तो 1.46 करोड़ लोगों ने आयकर भरा है, यानी भारत में केवल 1.46 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनकी आय जो है वो किससे ज्यादा है, 5 लाख रुपए से ज्यादा है। जिनकी आय क्या है, 5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो ऐसे लोग कितने हैं आपके, केवल 1.46 करोड़ रुपए, 146 करोड़ लोग ही हैं। तो केवल 146 करोड़ व्यक्ति भारत के अंदर क्या भर रहे हैं, आयकर भर रहे हैं। 1.023% लगा लो, लगभग 1% है, वो लोग क्या देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। किसने कहा, अनुराग ठाकुर साहब ने कहा, बीजेपी के सांसद है, लोकसभा के अंदर जवाब दिया इन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बहुत सारे मेजर्स भी लिए हैं, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा CASS, ठीक है ना, नाम सुना होगा CASS, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूनिटी और सिलेक्शन, ठीक है ना। तो कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूनिटी सिलेक्शन, अब ये क्या कहता है, कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटिनिटी सिलेक्शन, भाई ये क्या करता है, जितने भी डाटा होता है वहां से जांच करता है कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, कर कितना पैसा आया, पैसा किधर से किधर गया। तो जो डाटा उपलब्ध होता है उसके अनुसार क्या करता है, ये सिलेक्शन करता है, स्क्रूटिनिटी करता है। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार कि आपके इतने ऊपर से खाते में इतने रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन को क्या कहता है, सरकार नजर रखती है। इसके अलावा क्या है, एक नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, ठीक है ना। तो नॉन फाइलर मॉनेटरी सिस्टम भी है कि जो फाइल ही नहीं करते हैं इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स को फाइल नहीं करते तो उनको क्या दिया जाता है, नॉन फाइलर मॉनिटरिंग की जाती है। उसके ऊपर एक सिस्टम बनाया गया है कि जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, जो किसी प्रकार की फाइल ही नहीं बनाते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा आपने एक ITBA का नाम सुना होगा, ठीक है ना, ITBA। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ITBA। ITBA क्या है, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन है, ठीक है ना, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये भी भारत सरकार का है। तो इन सभी उपागमों से भारत सरकार क्या करती है, पता लगाती है कि कितने लोग कर चोरी कर रहे हैं या वंचन कर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या है कि अनुमान लगाया और 2017 से 20 के बीच में, 2017 से 20 के बीच में, 2017 से 20 के अंदर भारत सरकार ने कुल 906 मामले दर्ज किए, ठीक है ना। जुलाई 2017 से शुरू किए, अगस्त 2020 तक की बात कर रही है। तो भारत सरकार ने कितने 906 मामले ऐसे बनाए कि जिनके अंदर क्या है कि इनको लगता था कि कर की चोरी की गई है। अब भारत का कोर्ट का मामला भी बहुत तेज गति से चलता है, सुनवाई बहुत तेज गति से होती है, सिस्टम बहुत तेज गति से होता है। और इन 906 मामलों के अंदर भारत सरकार को जो रिकवरी की उम्मीद थी वो कितनी थी, 2506 करोड़ रुपए की उम्मीद थी, ठीक है ना। तो 2506 करोड़ रुपए का ये मामला बन रहा था। लेकिन अभी तक यानी 4 साल के अंदर ये स्थिति बनी है
कि केवल और केवल 293 करोड़ रुपए ही सरकार क्या है कि कोर्ट में कहीं पर भी जा जुआ करके बना पाई है। तो 293 करोड़ रुपए ही क्या हुआ अभी तक उगाई हो पाई, जिसमें अनुमान है कि ये 2506 करोड़ रुपए तक का ये सिस्टम है, जिसमें से 293 करोड़ रुपए का भारत सरकार क्या है कि निकालने में सक्षम हुई है। तो किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य से सरकार को जानकारी नहीं देता है किसी भी प्रकार की आय की, संपत्ति के हस्तांतरण की, इन सभी को हम किसके अंदर लेते हैं, कर चोरी के लेते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है कि मुझे कर नहीं देना है, इसीलिए वह प्राधिकरण को जानकारी नहीं देता। कर वंचन के अंदर भी उद्देश्य तो यही है कि कर नहीं देना है, लेकिन वो जानकारी देता है, कानून के लूप होल से क्या होता है, बच जाता है। तो ये चीज आपका क्या कहलाता है, कर चोरी के संदर्भ के रूप में देखा जाता है, टैक्स इवेजन के संदर्भ के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू। बहुत गंभीर इश्यू है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य क्या है आपका, मनी लॉन्ड्रिंग, अब मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य क्या है कि आपने क्या किया कि पैसे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, कहां पर, इलीगल तरीके से। इलीगल तरीके से आपने पैसे को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, कहीं सेट कर दिया, कहीं पर भी आपने क्या है कि इलीगल तरीके से आपने सेट कर दिया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। देखो क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि भाई आपने कमाई, इलीगल कमाई की, उसको क्या करेंगे किसी और असेट्स के अंदर या अलग तरीके की चीजों के अंदर आप उसको लगा देते हैं। जैसे हवाला का मामला है, हवाला के अंदर क्या है कि भाई एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है ना, इसका क्या है कि पूरा हवाला का कारोबार करने वाला ये व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति क्या कहेगा कि मुझे पैसा भेजना है, मान लीजिए बीकानेर से बॉम्बे भेजना है, या फिर क्या है कि यूके से भेजना है, बॉम्बे भेजना है, तो मैं इस व्यक्ति के पास जाऊंगा, क्योंकि लीगल मेथड से भेजूंगा तो बहुत प्रॉब्लम फंसेगी, क्योंकि बहुत सारा कर भी देना पड़ेगा। तो मैंने इस व्यक्ति को पकड़ा, इस व्यक्ति को मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं आपको देता हूं पैसे, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति ने पैसे ला करके इसको दे दिए कि कितने पैसे भेजने हैं, आपने कहा कि लगभग 10 करोड़ रुपए भेजने हैं। तो ये व्यक्ति कहेगा कि यूके का ये व्यक्ति ये 10 करोड़ रुपए भेजने हैं आपको, तो 10 करोड़ रुपए इससे ले लेगा। 10 करोड़ रुपए में से भाई 5 लाख 10 लाख रुपए जो भी है ये हमारा कारोबारी है अपने पास रखेगा, और बाकी सारा पैसा क्या करेगा, आप जो व्यक्ति बोलोगे उसको पहुंचा देगा। तो ये क्या करता है कि इसका एक और साथी होगा जो हवाला कारोबार बॉम्बे में करता होगा, मुंबई में करता होगा, तो उससे फोन करके कहेगा कि भाई एक काम करो, अमुक व्यक्ति के पास आप पैसे दे दो, ठीक है ना। तो अब ये मान लीजिए कि सुरेश है, सुरेश को पैसे भेजने हैं अपने भाई महेश को, ठीक है, और एक हवाला कारोबारी है यूके के अंदर मिल गया, इसका नाम लिख दो जॉन स्टीफन है। अब जॉन स्टीफन है, भाई किसी का नाम हो तो सीरियस मत लेना, उदाहरण के रूप में लेता हूं। तो सुरेश साहब गए जॉन स्टीफन के पास लंदन के अंदर, उसको बोला कि भाई महेश को मुझे 10 करोड़ रुपए देने हैं। तो उन्होंने कहा भाई पहुंचा देंगे पैसे महेश के पास, क्योंकि लीगल मेथड से भेजोगे तो बहुत सारा कर लगेगा। तो इसने स्टीफन ने क्या किया, मुंबई के अंदर इसका एक साथी है, ठीक है ना, कालिदास, इस कालिदास को फोन किया कि भाई 10 करोड़ रुपए महेश को दे दी, उसमें से इनकी जितनी भी राशि होती है वो क्या करते हैं, ये काट लेते हैं। तो सुरेश भाई साहब जॉन स्टीफन के पास गए, जॉन स्टीफन ने कालिदास को कहा, और महेश ने क्या किए, महेश को कालिदास ने 10 करोड़ रुपए दे दिए। इनके जितने भी पैसे बनते हैं, जैसे मान लो 20 लाख रखे होंगे, तो ये 20 लाख रुपए महेश को कम देंगे, कुछ इस तरीके से। अब इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो कर की प्रक्रियाएं, जटिल की प्रक्रियाएं, उससे आप बच गए। और दूसरा क्या है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं मिली। ये हवाला कारोबारी होते हैं, और ये हवाला का जो कारोबार है बहुत गंभीर है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, ज्यादातर जो पैसा होता है वो ब्लैक मनी ही भेजी जाती है। उससे ज्यादातर क्या भेजा जाता है, ब्लैक मनी ही भेजी जाती है, जिसमें पैसा इधर उधर कर दिया जाता है। और बाद में ये क्या है कि स्टीफन साहब है, कालिदास साहब हैं, इनके क्या है कि अपने सिस्टम्स होते हैं कि भाई कालिदास के पास कोई व्यक्ति जाएगा, वो जॉन स्टीफन के माध्यम से पहुंचवा देगा पैसा। इनके अपने तरीके होते हैं, ये अपने माध्यम से पैसे घुमा घुमू करके अपने देश पहुंचा देते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, कि जिसके अंदर क्या होता है, पैसा बिना कर दिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिया जाता है, और बाद में इसको ब्लैक से व्हाइट करने का भी ये खेल कर लेते हैं। अब IMF क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप जानते हैं ब्रेटन वुड्स संस्था है, दुनिया के अंदर जितने भी क्या होते हैं एक्सचेंज होते हैं उनको ऊपर ये
नज़र रखने का इसका काम होता है। और क्या है कि शॉर्ट टर्म लोन भी दे देता है देशों को बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। तो आईएमएफ ने ये कहा कि भाई पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी है, वर्ल्ड जीडीपी जितनी भी है, वर्ल्ड जीडीपी जितनी भी है उसका 2 से 5% क्या है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार है। तो पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी है उसका 2 से 5% किसका शिकार है, मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार है, यानी कि पैसा इधर से उधर होता है। ठीक है ना, एफएटीएफ जैसे नजर भी रखते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, क्योंकि ज्यादातर इस कारोबार के अंदर क्या होता है, आतंकी संस्थाएं और ये काम करती है और उनके पास ये पैसा पहुंच जाता है, प्राधिकरण को जानकारी नहीं मिलती और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो फंडिंग का काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग ऐसी संस्थाओं को जो कि इलीगल काम करती हैं, नशे के व्यापार कर लेते हैं, या फिर क्या है कि ये आपके आतंकी गतिविधियों जैसे कार्रवाइयाँ होती है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, उनके अंदर इस धंधे के द्वारा यानी कि इस कारोबार के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला के द्वारा क्या होता है, पैसा ट्रांजिट होता है। ठीक है ना, तो पैसा इनके द्वारा ट्रांजिट हो जाता है। ठीक है ना, अधिनियम भी पढ़ेंगे। भारत सरकार ने 2002 के अंदर इस संबंध के अंदर क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कानून भी बनाया है, मैं बात करूंगा। इससे संबंधित एक कन्वेंशन है, वो जरूर याद रख लेना, वो है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। ठीक है ना, गालिबन 1988 के अंदर ये अपनाई गई थी। ठीक है ना, 1988 के अंदर अपनाई गई थी। भारत ने अब जाकर के क्या है कि हस्ताक्षर कर दिए हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही, वियना कन्वेंशन के अंदर, जिसके अंदर क्या है कि जितने भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां होती है, या क्या कहते हैं संदिग्ध व्यापार होते हैं, इन सबको क्रिमिनल गतिविधियों के अंदर डाला गया है। तो वियना कन्वेंशन 1988 के अंदर हुई थी, इसके बारे में आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना। तो एक मनी लॉन्ड्रिंग पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्रिमिनलाइजेशन के अंदर, आतंकी गतिविधियों के निर्माण के अंदर ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब आती है टैक्स हेवन कंट्रीज। अब ये टैक्स हेवन कंट्रीज क्या है, तो टैक्स हेवन कंट्रीज का तात्पर्य क्या है, वो देश जहां पर कर बहुत कम है, वो देश जहां पर क्या होते हैं, कर बहुत कम होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उन देशों के अंदर अपने लाभ को दिखा देते हैं और क्या करते हैं, उन देशों के अंदर अपनी संपत्ति को स्थानांतरित कर देते हैं। अब कुछ देश हैं जैसे कि मॉरिशस हो गया, कैमन द्वीप हो गया है, लग्जमबर्ग हो गया है, स्विट्जरलैंड हो गया है, ये सभी के सभी किसके रूप में है, टैक्स हेवन कंट्री। यहाँ पर करों की दरें बहुत कम है। तो क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने लाभ वाभ सब इन देशों के अंदर दिखाती है। ठीक है ना, तो इसे हम किसके रूप में देखते हैं, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के रूप में देखते हैं। ठीक है ना, आपको मिलेगा BEPS के रूप में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी है, गूगल है, ठीक है ना, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी का नाम है रेवन है, मान लीजिए ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और दुनिया भर के कई देशों के अंदर इसका कारोबार चलता है। इसने कमाई की थी भारत से, लेकिन ये दिखाएगा कहाँ पर, इसको ले जाकर के कहाँ पर, स्विट्जरलैंड या मॉरिशस के अंदर इस कमाई को वो शो करेगा। तो इससे क्या हुआ, बेस इरोजन हो गया और प्रॉफिट क्या कर दिया, उसने शिफ्ट कर दिया ऐसे देशों के अंदर जहां पर कर बहुत कम है। अब जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है, इसके आधार पर 2009 में क्या है कि एक सूचकांक आना शुरू हुआ। कब शुरू हुआ कि इस प्रॉफिट शिफ्टिंग के तहत कि भाई कौन सा देश, कौन से देश के अंदर प्रॉफिट सिस्टम शिफ्टिंग से सबसे ज्यादा पैसा आया है। तो ये प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए क्या हुआ कि एक फाइनेंस सीक्रेसी इंडेक्स आनी शुरू हुई, फाइनेंस सीक्रेसी इंडेक्स आनी शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं FSI। ये इंडेक्स शुरू किया गया था 2009 के अंदर। ये इंडेक्स कब शुरू किया गया, 2009 के अंदर शुरू किया गया। इसमें देखा जाता है कि किस देश के अंदर कितना पैसा प्रॉफिट शिफ्टिंग के माध्यम से आया है, क्योंकि ये टैक्स हेवन के इंतजार के अंदर ही जाते हैं। और इस बार की जो फाइनेंस सीक्रेसी इंडेक्स है 2020 वाली, इसके अंदर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन कौन से देश रहे होंगे। तो पहले स्थान पर तो कौन सा देश है, वही मॉरिशस है भाई।
बहुत कर कम है तो यहाँ पर लोग जाते हैं। दूसरे स्थान पर आश्चर्यजनक ढंग से यूएसए है और पिछले 3 सालों का टॉप रहने वाला इस बार तीसरे स्थान पर खिसक गया है, स्विट्जरलैंड है। तो तीसरे स्थान पर कौन सा देश आ गया है? स्विट्जरलैंड आ गया। बाकी 2 देश जो हैं वो क्या है कि मॉरिशस हैं, यूएसए हैं, इसके तहत करते हैं, ठीक है ना। तो मॉरिशस, यूएसए, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है इसके अंदर। तो इन कंट्रीज को हम टैक्स हेवन कंट्रीज कहते हैं। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का ये लाभ उठा लेते हैं। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का लाभ उठाते हैं। इसके अंदर जैसे देशों की बात करें तो मॉरिशस को लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम किसको लेते हैं? ब्रिटिश विजिल द्वीप को लेते हैं, कैमन द्वीप को ले सकते हैं, ठीक है ना। कुछ समय पहले साइप्रस, सिंगापुर भी इन सूचियों के अंदर हुआ करते थे। लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, ये सारी के सारी कौन सी देश होते हैं? टैक्स हेवन कंट्रीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब राउंड टिपिंग क्या है? ये बड़ा खतरनाक काम है। राउंड टिपिंग है क्या? राउंड टिपिंग एक सीधा सीधा बात है कि देखो क्या है कि पैसे को इलीगली कमाओ किसी देश से, उसको फिर बाहर भेजो और फिर उसे लीगल बना करके वापस देश के अंदर ले आओ। भैया देखो ये हमारा प्यारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है। इस भारत के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल। इसने बहुत सारी इलीगल कमाई की और ये क्या करेगा, ठीक है, किसी का नाम हो तो हार्ट वार्ट पे मत लेना, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि बहुत सारा काला धन बनाया और इस काले धन को उसने क्या किया, दुनिया भर के अंदर भेज दिया। हवाला के माध्यम से भेजो और चाहे किसी माध्यम से भेजो, दुनिया भर के अंदर भेज दिया। अब ये कहाँ भेजा हुआ है? इसने कुछ पैसा पड़ा है किसके अंदर? मॉरिशस में रख दिया। कुछ पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? आपके यूएई के अंदर भेज दिया। कुछ पैसा कहाँ भेज दिया इसने? कुछ पैसा भेज दिया इसने यूके के अंदर, ठीक है। अब क्या किया इस व्यक्ति ने, इस पैसे को वापस भारत में लाना है तो ये क्या करेगा? एफडीआई या एफआईआई के माध्यम से। किसके माध्यम से? फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के माध्यम से ये पैसा भारत में ले आता है। और जब विदेशी निवेश आ गया तो ये पैसा वापस कैसा हो चुका है? एकदम साफ सुथरा पैसा हो चुका है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? राउंड टिपिंग। तो ये पैसा किसने? राहुल ने दिया। काला धन इसने 3-4 देशों के अंदर भेजा और वापस घुमा फिरा करके ये एफआईआई के माध्यम से कहाँ ले आया? भारत के अंदर ही ले आया। ये चीज क्या कहलाती है? राउंड टिपिंग कहलाती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? ब्लैक मनी को देश से बाहर भेज, एफआईआई के रूप में या विदेशी निवेश के रूप में पुनः लाकर सफेद कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें समझ में आ ही गया होगा आपका कि मैंने बहुत सारी कमाई की, मैंने टैक्स दिया नहीं, टैक्स में देना नहीं चाहता था, तो इलीगल तरीके से हवाला हुवाला के माध्यम से भेज दिया 3-4 देशों के अंदर और फिर एफआईआई के माध्यम से इसी देश के अंदर ला करके मेरी कंपनी के अंदर ही निवेश करवा लिया, पैसा मुझे वापस मिल गया, पैसा हो चुका है व्हाइट। इसे हम क्या कहते हैं? राउंड टिपिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? राउंड टिपिंग कहलाता है। अब ठीक है, ये तो बहुत सारे कारण की भी हम जांच करेंगे, लेकिन इसका प्रभाव क्या है? सबसे पहली बात आती है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है? इससे क्या होता है? अवैधानिकता का प्रभाव बढ़ता जाता है और लोकतंत्र कमजोर होता है, और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। देखिए क्या है कि एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था नासिर मसानी साहब जो हैं, इन्होंने क्या है कि 1976-77 के अंदर ये कहा था कि भाई जो राजनीति है वो क्या है कि काले धन से अब अछूती नहीं रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी 1975 के अंदर इंदिरा गांधी मामले के अंदर ये डिसीजन सुनाया कि यूपी से जो भी टैक्स के कलेक्शंस हुए थे उस संबंध के अंदर कई लोगों को टैक्स से छूट दे करके और जो पैसा कमाया गया उसको इलेक्शन के अंदर यूज लिया गया। अब हमारे इलेक्शन का अंदर भी क्या है कि आप जानते हो कि बहुत सारा काले धन को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और लोकतंत्र तो है मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोकतंत्र के ऊपर पैसों का बहुत प्रभाव है, ठीक है ना। कानूनी प्रावधान चाहे कितने ही व्यय करने के हो, लेकिन कितना व्यय होता है
आप और हम सब जानते हैं। तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर एक को क्या करता है, ये कमजोर करने का काम करता है। क्योंकि जब लोगों को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तो लोग लोकतंत्र से विश्वास करना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कई लोग भारत के अंदर भी आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई भारत के अंदर तानाशाही का शासन होना चाहिए, ताकि क्या है कि भ्रष्टाचार को, ये जो काला धन है, इनको कम किया जा सके। तो इससे लोकतंत्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कमी आती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्रांसनेशन अपराध जैसे आतंकवाद, जाली मुद्रा, इनका क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है, ठीक है ना। तो भाई क्या है कि मैं भारत से आपने पैसे भेजे, हवाला के मामले से राहुल साहब ने भेजे थे या किसी ने भी भेजे, वो पैसे जिस किसी ने भी भेजे हैं बाहर, तो वो पैसे क्या होगा कि बाहर की तरफ क्या होगा कि जैसे 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए जितने भी हवाला कारोबारियों ने लिए हैं या बीच में मध्यस्थों ने लिए हैं, तो उस पैसे के अंदर बहुत सारे आतंकी संगठन भी काम करते हैं और वो इसी के माध्यम से फंडिंग जुटाते हैं। इसे हम किसके रूप में देखते हैं, टेरर फंडिंग के रूप में देखते हैं। इसीलिए चूंकि क्या है कि जो भी फंडिंग होती है या फिर क्या होता है, टैक्स रिजीम की बात होती है, उसका पारदर्शी होना और लोगों के द्वारा भी प्राधिकरण को सही चीज़ों की जानकारी देना जरूरी है। क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी जो संपत्ति होती है या प्राधिकरण होता है उसे जानकारी ही नहीं होती और फिर ये देखना पड़ता है। सरकार बहुत प्रयास करती है ये ढूंढने के लिए कि भाई ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा आतंकवाद को पैसा मिल सकता है। तो उसके अंदर ये ब्लैक मनी वाला एक तरीका बनता है जिसके तहत क्या है कि आपकी आतंकवाद को पैसा जा सकता है। जैसे आपने मुद्रा को मोदी जी ने क्या है कि जब विमुद्रीकरण किया, भारत के अंदर क्या है कि जितने भी क्या है 500 और 1000 के नोट थे जब बंद कर दिए थे 2016 के नवंबर दिसंबर के अंदर, उसके बाद में नए नोट जारी किए गए 200 और 500 के और 2000 के नए नोट जारी हुए थे। तो उस समय भी आपको पता है कि मोदी जी ने एक लक्ष्य यही रखा था कि इससे टेरर फंडिंग रुक जाएगी। और जिन देशों के अंदर क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सिस्टम खतरनाक होते हैं, इंटरनेशनल वॉच डॉग से ये बच जाते हैं, तो उन देशों के लिए फिर फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स है वो काम करती है, 1989 में बनी थी, उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो ट्रांसनेशन के अपराध जैसे आतंकवाद है, जाली मुद्राएं हैं, इसको इससे वृद्धि मिलती है। संस्थाएं कमजोर होगी, नो डाउट। यदि कोई भी रिजीम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर संस्थाएं क्या होती है, कमजोर हो जाती है। भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, बिल्कुल ये एक नेक्सस है, अभी बात करेंगे हम कारण के अंदर, ये एक नेक्सस है। तो नेक्सस है तो ऐसी स्थिति के अंदर करप्शन के अंदर चूंकि काम इलीगल है या लीगल है तो भी इलीगली मान ले क्योंकि आपने छुपा तो लिया ही ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के नैतिक चरित्र में भी कमी आ रही है और संस्थाओं के नैतिक चरित्र के अंदर भी कमी देखी जा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देश के अंदर भ्रष्टाचार की स्थितियां गंभीर बन जाती है, अप्रभाविकता हो जाती है। जो उतनी भी नीतियां सरकार बनाती है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, तो पैसा उतना सर्कुलेशन में होता ही नहीं है जितना कि आंकड़े बताते हैं, क्योंकि पैसा तो निकल रहा है और क्या है कि या ज्यादा सर्कुलेशन में है। तो ऐसी स्थिति में जब सही स्थिति का पता ही नहीं है तो फिर अप्रभाविकता देखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या देखी जाती है, अप्रभाविकता देखी जाती है। फिर बात आती है मुद्रास्फीति की। तो मुद्रास्फीति का मामला भी गंभीर होता है ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि सरकार को जितना पता है कि भाई सरकार को पता है कि इतना प्रतिशत धन है, इतनी चीजें खरीद फरोख्त की गई, उससे ज्यादा लोग व्यय कर रहे हैं। क्योंकि भाई आपने क्या है कि व्यय करने की सरकार को बता रखा कि मेरी इनकम 4 लाख रुपए है, जबकि आपकी इनकम है 10 लाख रुपए। तो ऐसी स्थिति में आप 6 लाख रुपए कहीं तो व्यय करोगे ना, जिसको सरकार को जानकारी नहीं है कि ये पैसा अर्थव्यवस्था में है या नहीं है या आपके पास है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जितनी जानकारी होती है उससे ज्यादा आपकी व्यय करने की क्षमता होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुद्रास्फीति के अंदर वृद्धि देखी जाती है। कर राजस्व में कमी आती है, ये भी बिल्कुल गंभीर परिणाम होगा कि भाई जब क्या है कि मैं जीएसटी या फिर बिक्री कर जितना भी मैं देना चाहिए था उसकी जगह मैंने पक्के बिल लिया नहीं है, कच्चा बिल लिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार के पास जो राजस्व मिलने वाला था इस टैक्सेशन से वो सरकार के पास नहीं पहुंचा है, वो सरकार के पास नहीं पहुंचा। तो कर राजस्व के अंदर क्या आती है, कमी आती है और ये नीतिगत विफलता तो है ही है। तो ये तो कुछ प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव क्या होता है,
अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होती है, विषमता की खाई बढ़ती जाती है, यानी कि गरीब और अमीर के मध्य की खाई जो होती है वो बढ़ती है। तो गरीब व अमीर के मध्य की खाई में वृद्धि हो जाती है, मध्य खाई बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो जो करप्शन से पैसे बनाते हैं वो बनाते चले जाते हैं और तेज गति से बनाते चले जाते हैं। उससे यदि कर प्राप्त होता सरकार को, तो ऐसी स्थिति में सरकार उस कर को किस में लगाती, जन कल्याण की योजनाओं में लगाती, जिससे गरीबी से उत्थान होता कई लोगों का और गरीबी उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन सरकार के पास चूंकि उतने पैसे पहुंचे ही नहीं, इस कारण से गरीबी के उत्थान जैसे प्रक्रमों के अंदर क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि उतना व्यय नहीं हो पाता है। तो विषमता की खाई इससे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है और नैतिक आयाम भी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कार्यस्थल पर नैतिक आयाम का समाप्त होना है और सामाजिक के अंदर क्या होता है, अपशिष्ट और नागरिकों के अंदर क्या होने लगता है, अलगाव होने लगता है। लोग भी क्या होते हैं कि हे दृष्टि से देखने लगते हैं। वैसे भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर पैसे की तरफ लोग देखते हैं कि जिनके पास पैसा होता है उन्हें प्रतिष्ठित माना जाता है। तो नागरिकों के अंदर भी क्या होने लगता है, इन मुद्दों को लेकर के अलगाव होने लगता है। ये कुछ सामाजिक प्रभाव दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कारणों की। अब बात करते हैं हम किसकी, कारणों की बात करते हैं। तो कारण क्या है, सबसे पहला कारण आपके सामने रहा, ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण क्या है, एक ट्रायंगल है। एक क्या है, ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर 3 कोने हैं। उस ट्रायंगल में कितने कोने हैं, 3 कोने हैं। उसके अंदर एक कोने पर तो कौन बैठा है, उद्यमी बैठा है। इस कोने पर कौन बैठा है, बिजनेसमैन। इस कोने पर कौन बैठा है, राजनेता बैठा है। और इस कोने पर कौन बैठा है, आपका अधिकारी बैठा है, यानी कि नौकरशाही बैठी है, ठीक है। तो ये त्रिकोण है, एक सीधी सीधी बात है। इस त्रिकोण के कारण ही ऐसा होता है। देखिए, राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो बिना पैसों के नहीं टिक सकता है। तो राजनीतिक दलों को क्या मिलता है, चंदा मिलता है। और राजनीतिक दल को चंदा कौन देगा, तो बिजनेसमैन है, इनके पास ही बहुत सारी कमाई है, तो यही लोग तो देंगे। तो राजनीतिक दलों को क्या मिलता है, एक चंदा मिलता है और उस चंदे के द्वारा अंदर क्या होता है, बहुत सारे काले धन को इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब राजनेता चुनाव उद्यमी से मिले हुए चंदे पर लड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल बिना चंदे के सरवाइव कर सकता है। भारत छोड़िए, पूरी दुनिया में भी ऐसा देश कोई नहीं होगा कि जो बिना चंदों के सरवाइव कर सके। राजनीतिक दल की खुद की एक अपनी गतिविधियां होती है, तो उनको भी बहुत सी आयों की जरूरत होती है और चंदों के अंदर पारदर्शिता बहुत कम है, ठीक है ना। चंदों के अंदर पारदर्शिता के अंदर के राजनीतिक दलों को कितना चंदा मिला है, उसके संदर्भ की पारदर्शिताएं बहुत कम है। हालांकि क्या है कि अभी कुछ समय पूर्व 2017 के आसपास भारत सरकार ने इलेक्टोरियल बॉन्ड शुरू किए हैं और इलेक्टोरियल बॉन्ड से उम्मीद है कि कुछ पारदर्शिता आएगी, कुछ पारदर्शिता आएगी। लेकिन एक निश्चित राशि है 2,000 रुपए से उसके नीचे की राशि का आपको चंदे देने वाले का नाम उजागर करना जरूरी नहीं है। तो आरबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड निकालती है, कोशिश की जा रही है, एक अच्छा आयाम है। इलेक्टोरियल बॉन्ड के द्वारा कहते हैं कि हम इलेक्शन के अंदर थोड़ी सी स्पष्टीकरण लाएंगे कि राजनीतिक दलों को कितना चंदा मिल रहा है। तो अब उद्यमी है, तो उद्यमी क्या करता है, राजनीतिक दलों को चंदा देता है। अब चंदा दे रहा है तो उद्यमी ये मांग भी करेगा राजनेताओं से कि मेरे बिजनेस आसानी से चल सके, इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाए। अब योजनाएं कौन बनाता है, नौकरशाही बनाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, राजनेता पहुंचता है सचिवों के पास कि भाई देखो, अपना व्यक्ति है, इसको काम करने में आसानी हो, देश की तरक्की सुनिश्चित की जा सके, ऐसा भी बोल देते हैं। तो वो नौकरशाही के पास पहुंचता है, तो नौकरशाही भी कहता है देखो इसमें ये कानूनी अड़चन है। तो इस संबंध के अंदर वो भी फिर क्या करता है, उद्यमी से कुछ संदर्भ लेता है और फिर क्या होता है कि उद्यमी को भी लाभ पहुंचाया जाता है। तो ये एक नेक्सस है, एक त्रिकोण है, जिसके अंदर उद्यमी है, राजनेता है जो नीतियां बनाएगा, नौकरशाही है जो कि क्या करेगी, अनुमति देगी, चीजों को पास करके देगी। तो ये तीनों का नेक्सस जो है, ये त्रिकोण की जो उपस्थिति है कि भ्रष्ट उद्यमी, भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट नौकरशाही, इन तीनों का एक ट्रायंगल है और यही ट्रायंगल बड़ा खतरनाक है। और यही ट्रायंगल की उपस्थिति भारत के अंदर क्या बनाती है, काले धन को और गंभीर बनाती है। दूसरा है कर दर और व्यापक सरकारी नियंत्रण की अधिकता। देखो, करों के संदर्भ के अंदर, विशेषकर से प्रत्यक्ष कर हो, इनके संदर्भ के अंदर क्या होता है कि एक वक्र होता है और वो वक्र कर संग्रहण
और कर दर के मध्य कुछ ऐसा चलता है। एक सीमा तक कर दर बढ़े तब तक कर संग्रहण बढ़ता है और अधिकतम कर की एक सीमा होती है, इष्टतम यूनिट होती है। इस क्या है कि इष्टतम दर से ऊपर यदि कर बढ़ना शुरू हो जाए तो कर संग्रहण फिर घटता चला जाता है। तो यदि आपने इतना ही कर लगा दिया कि व्यक्ति कहे कि भाई मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, उसमें से 65 करोड़ रुपए मुझे कर देना पड़े, तो व्यक्ति फिर कर नहीं भरेगा, वो जानकारी छुपाना शुरू कर देगा कि भाई बहुत ज्यादा ही कर है। तो कर की दर भी क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। कई संदर्भों के अंदर कर की दरें इतनी व्यापक हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग फिर स्वतः ही छिपाना शुरू कर देते हैं और इनके अंदर फिर पारदर्शिता की तो वैसे ही कमी है कर दरों के अंदर। और संदर्भ भी बहुत तकड़े वाले हैं कि भाई सरकार कई बार क्या होता है, गलती भी हो जाती है, डायरेक्ट टैक्स के डिपार्टमेंट से CBDT है, ठीक है ना, तो उससे भी क्या होती है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन CBDT है, वो क्या होता है कई बार 10 लाख की जगह 1 जीरो और लग जाता है, 1 करोड़ रुपए टैक्स भरना है। वो कहता है भाई इतनी तो मेरी कमाई नहीं है, कहाँ से दूंगा, फिर वो मामले कोर्ट में भी अटकते हैं। तो कर दर है वो क्या है कि ज्यादा है। फिर सरकारी नियंत्रण की इतनी अधिकताएं हैं कि लोगों को ईज महसूस नहीं होती है, और जब सरकारी नियंत्रण की अधिकता होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर उद्यमी और राजनेता नौकरशाही के पास जाएगा, जरूर जाएगा कि भाई मेरे को इससे निजात दो, ये काम कहाँ होगा, ये विनियमन कहाँ से होगा। फिर इनको भी क्या होते हैं कि थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते हैं और भ्रष्ट संदर्भता चालू हो जाती है। तो सरकारी नियंत्रण जितना ज्यादा होगा उतनी ही लाल फीताशाही अधिक होगी, काम में तो देरी होगी ही होगी, फाइलें घूमती रहेगी और फिर फाइलों के अंदर आपको पता है वजन चढ़ाना पड़ता है। तो सरकारी नियंत्रण की क्या है, अधिकता है, और कर दरों की व्यापकता, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, लोग व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं कि हम जानकारी को छिपा लें। दूसरा है निर्वाचन, धन आपूर्ति, राजनीतिक दलगत व्यवस्था, ये मैं बता चुका हूं। रियल एस्टेट क्षेत्र और बेनामी सौदे, ये बहुत गंभीर मसला है। अब रियल एस्टेट और क्या होते हैं बेनामी सौदे के अंदर क्या है कि मान लीजिए कि ये है एक प्लॉट है जमीन का, ये प्लॉट क्या है कि किसने खरीदा है मेहुल ने, ठीक है ना, मेहुल साहब ने खरीदा है। लेकिन इस पर जमीन पर कागजात किसके लगे हुए हैं, और के कागजात लगे हुए हैं किसके, निखिल के। नाम किसके हैं, निखिल के, पर निखिल को पता ही नहीं है कि मेरे नाम पर ये लिया हुआ है, ठीक है ना। कौन सा, ये प्लॉट किसने खरीदा है, मेहुल ने, और कागज लगे हुए निखिल के, कहीं से ही कागज मिला गया तो उसने दे दिया। तो ये क्या है, बेनामी सौदे के। कुछ ऐसी संपत्तियां जिसकी जानकारी मुझे खुद ही नहीं है, तो ये क्या है, बेनामी संपत्ति होती है। तो लोग क्या करते हैं कि संपत्ति के लिए क्या है कि अपने रिश्तेदारों को पकड़ा देते हैं, उनके कागज दे देते हैं कि मैं इसके नाम पर खरीद रहा हूं, जबकि वो इसका मालिक होता नहीं है। यानी जिसके नाम पर कागज हैं उस जमीन के, वो उस जमीन का स्वामी नहीं है, कोई और है। तो ऐसे सौदे क्या होते हैं, बेनामी ट्रांसफर कहलाते हैं, बेनामी सौदे कहलाते हैं। और ज्यादातर काला धन किसके अंदर डाल दिया जाता है, रियल एस्टेट के अंदर डाल दिया जाता है। जमीनें ले ली जाती है, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति निवेश करेगा ना। तो बेनामी संपत्ति और क्या है, रियल एस्टेट, ये क्या है कि अच्छे निवेश द्वार बन चुके हैं ब्लैक मनी के लिए। तो बेनामी संपत्ति और बेनामी ट्रांसफर और क्या है, रियल एस्टेट, ये बहुत गंभीर मसला बनता है। आगे चलते हैं, अगला कारण देखते हैं, कमजोर न्याय निर्णय निर्गमन तंत्र। कमजोर निर्णय निर्गमन तंत्र, तो जिसकी न्याय निर्णय निर्गमन तंत्र, ठीक है ना, इसके अंदर कौन कौन आता है, एक तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी आएगी, कुछ क्या होंगे आपके न्यायपालिका भी आएगी, और तीसरे वकील लोग भी तो आएंगे ना दोनों तरफ से। अब बहुत कम लोगों को सजा हो पाती है कि जिसने कर चोरियां की है। बहुत सारे कानून बनाए हैं, हम आगे देखेंगे इतने सारे कानून हैं, इनके अंदर बहुत सारे कानूनों के अंदर सजाओं के प्रावधान है। लेकिन क्या होता है, एक तो मामला चलता है 25-25 साल, और इस 25 साल के अंदर जिसके ऊपर केस है वो व्यक्ति तो मरमुरा गया है। दूसरा क्या है, सजा बहुत कम लोगों को हो पाती है, क्योंकि लूप होल इतने ज्यादा है, लूप होल का फायदा उठा करके लोग बच जाते हैं। तो जब कम लोगों को सजा होगी और जब सजा ही नहीं होगी तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होने लगते हैं कि देखो उसको भी कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होना है, जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होना है। तो इसलिए कमजोर न्याय निर्णय निर्गमन तंत्र, देखिए बात देख लीजिए ना, 4 साल के अंदर केवल कितने लोगों के ऊपर मामला बना है, 906 लोगों के ऊपर मामला बना है। और 906 लोगों के अंदर भी क्या है, 2506 में से केवल कितने रुपए वसूल हुए, 253 करोड़ रुपए ही वसूल हुए, ठीक है ना। तो ये क्या है,
कमजोर न्याय निर्णय निर्गमन तंत्र है। इसी कारण से व्यक्ति प्रोत्साहित रहता है कि देख लेंगे, होगा तो भी देखा जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना मजबूत है नहीं। पी नोट्स जैसे उपकरण। अब पी नोट्स क्या है, ठीक है ना, इसको हम पी नोट्स होता क्या है, पी नोट्स को हम क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी नोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी नोट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, ऑफशोर, इन्हें क्या कहा जाता है, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को एफआईआई पोर्टफोलियो निवेश करना है, एफआईआई निवेश करना है, यानी मुझे भारत के शेयर बाजार के अंदर क्या करना है, पैसा डालना है। अब जब मुझे शेयर बाजार के अंदर पैसा डालना है, मैं हूँ कहाँ का, तो मेरा नाम वही स्टीफन है, मैं यूके का हूँ, और पैसा मुझे किस में डालना है, भारत में डालना है। तो या तो मैं क्या करूँ, सेबी है, एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, 1988 से काम कर रही है, वो इस प्रकार के निवेश पर नजर रखती है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, पंजीयन करना पड़ेगा, और पंजीयन के बाद में निवेश करना पड़ेगा। तो पी नोट्स जो होते हैं ना, ये ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके थ्रू कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, सेबी में बिना पंजीयन किए ही निवेश कर सकता है एफआईआई के माध्यम से, ठीक है ना। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ला सकता है कोई भी व्यक्ति पी नोट्स के द्वारा, ठीक है ना। तो पी नोट्स से भी होती है, उसमें अंदर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, सीधा का सीधा आप क्या कर सकते हो, निवेश कर सकते हो भारत के अंदर। तो पी नोट्स वो उपकरण होते हैं, ठीक है। तो भाई स्टीफन भाई साहब को भारत के अंदर शेयर बाजार के अंदर क्या करना था, होंडा के शेयर खरीदने थे, तो उसने क्या किया, पी नोट्स कबाड़े, और पी नोट्स के माध्यम से क्या किया, भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बीएसई के अंदर निवेश डाल दिया। इसके लिए से भी क्या होता है कि $1000 चार्ज करती है, उसके बाद में आप पी नोट्स के माध्यम से क्या कर सकते हो, निवेश करते हो, वो भी 3 साल के लिए। तो बहुत आसान तरीका है। और पी नोट्स जैसे उपकरणों से क्या होता है, भारत में एफआईआई से पैसा लाना बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं कॉर्पोरेट के व्यवहार, जैसे क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, दूसरे देश के अंदर संपत्ति खरीद खुदवा करके पैसे को ट्रांसफर कर देना, जैसे विजय माल्या जी ने कर लिया या कई लोगों ने कर दिया, तो ट्रांसफर प्राइसिंग कर देते हैं, ये पैसे को बाहर भेज देते हैं, तो ट्रांसफर प्राइसिंग। नगद आधारित अर्थव्यवस्था, नगद आधारित अर्थव्यवस्था होगी तो फिर क्या है कि कैशलेस इकोनॉमी का ये बेनिफिट है कि ट्रांजिशन जितना भी होगा वो क्या होगा, एक डाटाबेस के रूप में होगा। और नकद आधारित अर्थव्यवस्था के अंदर भी डाटा होता है, पर वो किसी कागजों में लिखा होता है जिसे छिपाना आसान होता है, ऑनलाइन डिजिटल डाटा के रूप में नहीं है। कैशलेस के अंदर तो डिजिटल डाटा है जिसके ऊपर सरकार नजर भी रख सकती है। तो नगद आधारित अर्थव्यवस्था के अंदर लोग क्या करते हैं, टैक्सेशन जितनी इनकम होती है उतनी तो खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी क्या होते हैं, कैश के ऊपर चलाते हैं। और भारत की ज्यादातर अर्थव्यवस्था जो चलती है वो किस पर है, नगद आधारित है, कैश बेस्ड इकोनॉमी है, और इस कारण से भी छुपाना आसान है इनकम को भी और इस प्रकार के ट्रांजिशनों को भी। ऋण के नवीन साधन, व्यक्ति से व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग की क्षमता, तो ऋण के बहुत सारे साधन हैं, और उसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की क्षमता है, वो भी क्या करती है, एक कारण बनती है इस संदर्भ में। अब भारत सरकार क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत सरकार क्या कर रही है। तो भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया, इनसाइट। भारत के द्वारा क्या लाया गया, एक प्रोजेक्ट लाया गया, इनसाइट प्रोजेक्ट लाया गया। अब इस प्रोजेक्ट इनसाइट कब आया, तो ये ध्यान रख लेना कब आया था, मई 2017 के अंदर ये प्रोजेक्ट आया था। मई 2017 के अंदर भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट लाया, और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार ने क्या किया, जितना भी जो डिजिटल सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको पहले, ये जो डिजिटल सिस्टम है, कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटिनी सिलेक्शन है, नॉन पाइलर आपके क्या है कि मॉनिटरिंग सिस्टम है, और क्या है, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, और जितने भी और तरह के माध्यम है, जैसे कि आपके एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आपने एनपीसीआई का नाम सुना होगा। तो एनपीसीआई है, राष्ट्रीय भुगतान निगम है, ठीक है ना, लिमिटेड है, तो राष्ट्रीय एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इन सब चीज़ों के क्या है कि जितने भी डाटा होते हैं उसका क्या उठाया जाता है, लाभ उठाया जाता है, और इन डाटाओं को क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है। तो जितने भी उपलब्ध डाटा है, ठीक है ना, तो मेरे पास उपलब्ध डाटा कहाँ से आएंगे,
तो भाई आरबीआई के पास जाओ, किस बैंक में खाता है, तो वहां से डाटा मिल जाएगा। यानी कि आपके पास एक डाटा मिल जाता है। कौन सा डाटा होता है? बैंकिंग डाटा हो सकता है। इसके अलावा मैं किसी तरह का ट्रांजिशन करता हूँ, अलग तरह की चीजें देखता हूँ जिसके अंदर मैं निवेश करता हूँ, इसके संबंधित मुझे क्या मिलेगा? डाटा मिल जाएगा। तो सरकार के पास जितने लीगल डाटाज हैं और उस डाटा के ऊपर नजर रखी जाती है और उसके द्वारा क्या किया जाता है? पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कौन सा व्यक्ति अपने टैक्स को चोरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट इनसाइट है। मई 2017 के अंदर था। उपलब्ध डाटा और बैंकिंग के अंदर जितने भी डाटाज हो गए, निवेश कितने किए हैं आपने, इंश्योरेंस में कितने डाले, सेबी में कितने डाले हैं, म्यूचुअल फंड में कितने डाले, तो उस उपलब्ध डाटा का उपयोग करता है और उसके द्वारा कोशिश की जाती है ये पता लगाने की कि लोग कितने लोग करों को या तो चोरी कर रहे हैं या कर वंचन के उपाय अपना रहे हैं। दूसरा, पैन कार्ड को आधार के साथ संलग्न कर दिया जाए। तो पैन कार्ड को आधार के साथ संलग्न कर दिया, बैंक खातों को भी आधार के साथ संलग्न करना। इससे फिर क्या होता है कि जानकारी जुटाना आसान हो जाता है कि व्यक्ति कहाँ है, किस जगह से पैसे ट्रांजिट हो रहे हैं, किस जगह वो पैसे को ट्रांजिट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है। तीसरा है निर्वाचन धन सुधार। तो बिल्कुल निर्वाचन धन सुधार के लिए मैंने आपको बताया कि क्या लाया गया है? इलेक्टोरियल बॉन्ड लाया गया है। इलेक्टोरियल बॉन्ड जो है उसके अंदर क्या है कि आरबीआई जारी करता है और आप क्या है कि यदि किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहते हैं तो आरबीआई से पहले आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए और फिर बॉन्ड किसको दे दीजिए? आप किसको दे दीजिए? उस राजनीतिक दल को दे दीजिए जिसे आपको चंदा देना है। वो राजनीतिक दल इस बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करवा लेगा? आपके पैसों में कन्वर्ट करवा लेगा। तो इलेक्टोरियल बॉन्ड की स्कीम जो कि क्या है 2016-17 के बाद चल रही है, बहुत गंभीर मसला है, लेकिन इलेक्टोरियल बॉन्ड की घोषणा 2017 के बजट में की थी अरुण जेटली जी ने। परंतु निर्वाचन के धन के अंदर अभी भी सुधार की आवश्यकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें क्या कर देना चाहिए? स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शन क्या है? ये भी बहुत अब स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शन क्या होता है कि किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दो, चंदा तो जाएगा किसके पास? चंदा जाएगा किसके पास? आपके निर्वाचन आयोग के पास। अब जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उस वोट के आधार पर उस चंदे में से पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे तो क्या है, फालतू जो चुनाव लड़ते हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। कुछ इस तरह की सोच थी। लेकिन फिर क्या है कि बात वही है कि यदि ऐसा ही सिस्टम है तो कोई नया व्यक्ति नई राजनीतिक दल की स्थापना कैसे करेगा? क्योंकि उसके पास इस समय चंदा नहीं ले सकता। जब भी वो जैसे ही चुनाव आयोग के अंदर पंजीकृत कर लिया गया है तो चंदा तो सारा उधर चला जाएगा। तो पहले चुनाव के अंदर प्रचार कैसा करेगा? बहुत से कारण बनते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शन के अंदर। कुछ देशों ने इसको लागू भी किया है, कहीं कहीं सफलतापूर्वक भी हुआ है। ठीक है, कुरैशी साहब हुआ करते थे आपके ये चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने कहा था कि ये संभव है भारत के अंदर भी स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शन, लेकिन इसमें भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह है। नगद हस्तांतरण पर सीमा लगाना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जितना ज्यादा क्या है कि कैशलेस इकोनॉमी होती चली जाएगी उतनी ही पारदर्शिता आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? पहले क्या हुआ करता था, पैसे कंपनियों को मिलते थे सिलेंडर के ऊपर, अब नकद हस्तांतरण किया जाने लगा है। तो ये नकद हस्तांतरण भी बहुत अच्छा तरीका है। विमुद्रीकरण। अब विमुद्रीकरण क्या होता है? ऐसी जगह पर लाया जाता है कि विमुद्रीकरण के अंदर होता क्या है? पहला पॉइंट तो विमुद्रीकरण के अंदर क्या होता है कि जितने भी वर्तमान के अंदर मुद्रा है, वर्तमान के अंदर जितनी भी मुद्रा है उस मुद्रा को क्या करो? आप समाप्त कर दो। ठीक है ना? मुद्रा दो प्रकार की होती है। एक होती है लीगल टेंडर करेंसी, यानी कि जिसे हम कहते हैं वैधानिक मुद्रा, और दूसरी होती है इल्लीगल टेंडर करेंसी। अब लीगल टेंडर करेंसी का क्या तात्पर्य है? तो लीगल टेंडर करेंसी का यह तात्पर्य होता है कि कोई भी मुद्रा जो कि नियामक संस्थान या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है वो लीगल टेंडर करेंसी होती है। और दूसरी होती है आपकी इल्लीगल टेंडर करेंसी। वो क्या होती है कि जो किसी भी प्राधिकरण, नियामक संस्था, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन बाजार में फिर भी चल रही है, लोगों का विश्वास है इसलिए चल रही है, तो वो क्या हो जाती है? गैर वैधानिक टेंडर करेंसी होती है। तो तभी तो मोदी जी ने क्या है कि नवंबर 2016 के अंदर ये कहा था कि भाई क्या है 8 नवंबर की रात को आए वो, और उन्होंने कहा कि आज के मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट इल्लीगल टेंडर करेंसी होंगे।
ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण, कि जब काले धन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अब काला धन बहुत ज्यादा है किसी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो काला धन हो बहुत ज्यादा, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करती है सरकार कि पूरी की पूरी मुद्रा को ही बदल देती है। इससे क्या होगा कि जितनी लीगल करेंसी है, उसके पास वैधानिक मुद्रा है, उस वैधानिक मुद्रा का वो क्या करेगा, बदल लेगा, बाकी मुद्रा को वो बदलेगा नहीं। तो नहीं बदलेगा तो वो मुद्रा स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। आपने देखा होगा कई मुद्राएं क्या है कि नदियों में बहा रहती है। ठीक है, मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए न्यूज अच्छी रही, लेकिन फिर भी भारत के अंदर विमुद्रीकरण हो चुका है, 3 बार हो चुका है। लेकिन हमें 2016 वाला जो है वो आवश्यक रूप से पता होना चाहिए। उसके लाभ हानियों के बारे में मैं कभी और चर्चा करूंगा आपके साथ इसी मंच पर। तो काला धन बहुत ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति के अंदर जो लीगल टेंडर करेंसी है उसको पूरी तरीके से बदल दो, चेंज कर दो। ठीक है ना, पूरी तरीके से बदल दो। इससे क्या होगा, जिनके पास काला धन है वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि उस करेंसी को मैं जाकर के चेंज करवा लूं, और जब वो हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो पड़ी पड़ी वो मुद्रा स्वतः ही क्या हो जाएगी, अप्रयोग्य हो जाएगी। ठीक है ना। हो सकता है कुछ समय तक क्या है कि आपके नॉन टेंडर करेंसी के रूप में चले, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेगी। तो लीगल टेंडर करेंसी जो है वो सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। उस करेंसी को रातों रात यदि क्या हो बदल दिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है। वो अलग बात है कि 2014 के अंदर बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने क्या है कि मनमोहन सिंह जी के ऐसे प्रस्ताव पर कहा था कि ये प्रस्ताव बिल्कुल गलत है, देशद्रोह, पर बाद में आकर के कर दिया गया। ठीक है। 2016 के अंदर 8 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक ये विमुद्रीकरण भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, क्या है कि काले धन को समाप्त करना था। दूसरा उद्देश्य जो था वो क्या है, टेरर फंडिंग को रोकना था। तीसरा उद्देश्य जो था वो किसके संदर्भ के अंदर था, जाली मुद्राओं को समाप्त करने के संदर्भ में था। कितना सफल रहा कितना असफल रहा वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं ये जरूर मानूंगा कि जाली मुद्राओं को समाप्त करने के लिए ये सुधार अच्छा रहा। कर सुधार की आवश्यकता है जिसके अंदर जीएसटी लाया गया है, GAAR लाया गया है। अब जीएसटी आपको मालूम है 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ। अब इसमें प्रावधान किसका है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा है। इसमें क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है, जैसे भी एक ट्रांजिशन मीडियम से लेकर के दूसरे ट्रांजिशन मीडियम के अंदर जैसे ही वस्तु विक्रय होती है तो अंतिम जो ग्राहक होता है उसके ऊपर कर का भार रहेगा। पहले वाले ग्राहक ने यदि कर दिया और आगे बेचा है तो पैसा वापस रिटर्न होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ITC के अंदर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो GST के अंदर पंजीकृत कर लीजिए। तो इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्या होता है कि कर का भार कम होने लगता है, और इससे क्या समाप्त होता है, कैस्केडिंग प्रभाव समाप्त होता है। इससे क्या समाप्त हो जाता है, कैस्केडिंग प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब कैस्केडिंग प्रभाव का मतलब क्या है कि एक वस्तु है वो 4 स्तर से गुजरी है, मान लीजिए 4 स्तर से गुजरी है। यानी पहले लकड़ी थी, लकड़ी ने फिर बेचा किसको, आपके लकड़हारे को बेचा, फिर फर्नीचर बनाने वाले को बेचा, फिर फर्नीचर वाले बनाने वाले ने फिर क्या है कि दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने ग्राहक को बेचा। तो जितने कर पर जाएगा वहां पर आपको बिक्री कर देना पड़ेगा। मान लीजिए 5% है, तो वहां पहुंचते पहुंचते वो 4 स्तर से गुजरा तो 20% हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, ITC काम कर सकती है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर खरीदते ही पहले स्तर वाले का टैक्स का पैसा सरकार रिटर्न कर देती है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है, और कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होने से क्या होता है, वस्तु की कीमत जो होती है ना वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, और वस्तु की जब कीमत कम होगी तो मांग स्वतः ही ज्यादा होती है और अर्थव्यवस्था में लाभ होता है। तो GST में कलेक्शन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बिक्री कर या वैट के अंदर भी यूं तो अभी भी भारत की GST के अंदर भी कैस्केडिंग इफेक्ट है। ये UPSC के अंदर ही पूछा गया था, RPSC के अंदर RS में भी पूछा गया था कि क्या आपको मानना है कि भारत की जो वर्तमान GST का जो सिस्टम है उससे कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म नहीं होगा। क्या आपका ये मानना है कि क्या इसके कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा या नहीं होगा, या अभी भी
उसके तत्व विद्यमान हैं। तो थोड़े बहुत तत्व विद्यमान हैं भी, तो लेकिन फिर भी जीएसटी एक बहुत अच्छा उपागम है जिसके तहत कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त किया जा रहा है। और क्या होता है कि आईटीसी के तहत लाभ मिलता है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, व्यापारी जीएसटी के अंदर अपना पंजीयन करवा रहे हैं और इससे कर संग्रहण, इसके कर संग्रहण के अंदर भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि बहुत ज्यादा कर हो गया, जैसे 20% पहुंच गया, 5 जगह पर अलग अलग कर दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर कर वंचन की स्थितियां स्वतः पैदा होने लगती है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एक लिमिट तक कर रहे तब तक तो व्यक्ति चुकाएंगे, उससे ज्यादा करदार हो जाए तो फिर व्यक्ति छुपाना शुरू कर देंगे। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करता है। अब बात करते हैं गार की, GAAR, ठीक है ना, GAAR ये क्या है, गार जो है GAAR ये क्या है, तो इसका मतलब होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है ना, तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल ये है गार। लागू हो गया है 2017 में, 1 अप्रैल मूर्खों के दिन 2017 से लागू हुआ। ठीक है ना, मूर्खों के दिन लागू हो गया 1 अप्रैल 2017 को गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल ये शुरू किया गया है। अब है क्या कि 2010 के अंदर इसका पहली बार प्रस्ताव आया था। 2012-13 के अंदर उस समय के जो बजट रखा गया था, 2012 के फरवरी के अंदर जब बजट रखा गया, तो तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी ने ये पहली बार गार की बात करी थी। किसकी बात करी, गार की बात करी। फिर क्या बनाई गई कि 2010 के अंदर इस संबंधी प्रस्ताव आया, तो एक कमिटी का नाम याद रखना, वो है पार्थ सारथी सोम कमेटी समिति। ठीक है, 2011 में बनी, 2014 के अंदर मनमोहन सिंह जी को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी कि भाई जितना भी हमारे यहाँ टैक्स अवॉइडेंस है यानी कर वंचन है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो पार्थ सारथी सोम समिति के द्वारा, और विशेष कर से ये किससे संबंधित थी, कॉर्पोरेट टैक्स से संबंधित थी। ठीक है ना, कॉर्पोरेट टैक्स होता है एक, और एक जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है जिसे हम मैट कहते हैं। ये किन से लिए जाते हैं, कंपनियों से लिए जाते हैं, बड़ी कंपनियों से कॉर्पोरेट टैक्स ले लेते हैं, और जो कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में नहीं आता उनसे हम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लेती है सरकार। तो कर के कई प्रावधान है और भी बहुत से तरीके हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो किसी तरीके से बच जाती हैं, तो वो एंटी अवॉइडेंस रूल के संबंध में पार्थ सारथी सोम समिति बनाई, 2011 में सुनाई थी, 2014 के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपी। अब वित्त मंत्री बन गए 2015 में, 2012 के अंदर ही प्रणब मुखर्जी तो क्या बन चुके थे, राष्ट्रपति बन चुके थे। फिर पी चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री बने, और यहाँ भारत के वित्त मंत्री कौन बने, अरुण जेटली साहब बने। तो अरुण जेटली साहब ने कहा कि इसको मैं 2 साल तक लागू नहीं करूंगा, और अंत में 1 अप्रैल 2017 को ये क्या है कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लागू हो गया। और इसके अंदर ये है कि कोई भी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, कोई भी बड़ी कंपनी है जो कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का यदि उसका कर का जो बेनिफिट मिल जाता है, 3 करोड़ से ज्यादा का कर का बेनिफिट मिल जाता है, तो फिर उसे क्या होगा, उससे ऊपर का कोई भी कर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर लाभ नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप 3 करोड़ रुपए तक का ही क्या ले सकते हो, कर लाभ ले सकते हो, उसके बाद आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी आपका जितना भी नियम है उसके अनुसार से यदि 5 करोड़ रुपए आपका कर का एग्जम्पशन हो रही है, तो आपको क्या है कि 3 करोड़ से अधिक की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, उससे ऊपर है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये किससे संबंधित है, गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल कॉर्पोरेट टैक्स से संबंधित है ये। ठीक है ना, समिति का नाम याद रख लेना, पार्थनाथ सोम समिति है। कब आई थी, 2011 से 2014 के अंदर बनी, रिपोर्ट सौंपी, और फिर 2017 के अंदर 1 अप्रैल से ये गार भी भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा चुका है, लागू किया जा चुका है। अब बात आती है विनियमन। विनियमन कैसे किया जाए, इसका ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि इसका विनियमन कैसे किया जाए। अब विनियमन की बात करें ना, तो विनियमन के अंदर सबसे पहले तो पी नोट्स जो है ना, पी नोट्स, इन पी नोट्स का क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन की शर्तें मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, पी नोट्स के रेगुलेशन की शर्तें
शर्तें क्या करनी पड़ेगी, मजबूत करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो है केवाईसी नॉर्म्स को क्या करना पड़ेगा, आपको पूर्ण बनाना पड़ेगा। तो केवाईसी नॉर्म्स को पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की। तो सबसे पहले आपने क्या है कि ब्लैक मनी एक्ट, ठीक है ना, 2015 के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ब्लैक मनी एक्ट है एक 2015, इसका पूरा नाम है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एक्ट, तो जिसे हम काला धन अधिनियम, ब्लैक मनी अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब ये काला धन अधिनियम है, 2015 के अंदर ये अधिनियम बना दिया गया। कब बना दिया गया? 2015 के अंदर ये अधिनियम बनाया गया। अब इस अधिनियम के अंदर ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के पास क्या है कि काला धन मिला, मान लीजिए रेड हुई, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज का मतलब, इनकम का मतलब होता है अघोषित आय प्राप्त हुई, आय से अधिक संपत्ति प्राप्त हुई। ठीक है ना, अघोषित आय या आय जितनी थी, जितनी उसने बता रखी थी, उससे अधिक संपत्ति प्राप्त हुई, तो उसके पास काला धन है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको क्या देना पड़ेगा, जितना पैसा प्राप्त हुआ है उसका 300% जुर्माना लगेगा। उसका कितना परसेंट जुर्माना लगेगा? 300% जुर्माना लगेगा। और इसके अंदर क्या हो सकता है, 10 साल की सजा भी हो सकती है। 10 साल की क्या हो सकती है? सजा भी हो सकती है। तो 300% जुर्माना लगेगा, 10 साल की सजा के संबंधित भी क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। तो ये किसके तहत है? आपके काला धन अधिनियम है, यानी जिसे हम कह सकते हैं ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। तो आयकर अधिनियम 2015। बेनामी संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, ये अधिनियम बना कब था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1988 के अंदर बना। 2015 के अंदर इसके अंदर क्या किया गया है, संशोधन किया गया है और इसे अब और भी कठोर बनाए जाने की बात मोदी जी के द्वारा की गई है कि मैं अब इस बेनामी संपत्ति अधिनियम के और ज्यादा क्या बनाऊंगा, कठोर बनाऊंगा, जिसके तहत क्या है कि आपको जितने भी आप इस तरह की संपत्ति होती है उसके अंदर भयंकर रूप से कार्रवाई की जा सके। अगला है कौन सा? मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के अंदर भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। तो 2002 के अंदर आया और इसमें संशोधन कब किया गया था? तो इसमें संशोधन किया गया था 2012 के अंदर। इसमें संशोधन कब किया गया? 2012 के अंदर किया गया। इसके तहत क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला जैसी गतिविधियां जो है वो पहले से ही क्या थी, भारत के अंदर अपराध थी। अब इन्हें क्या है कि कठोर अपराध के रूप में बदल दिया गया है। तो यह अधिनियम याद रख लेना, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002। संशोधन कब किया गया था? इसके अंदर 2012 के अंदर संशोधन किया गया। अब आता है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम। ये भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम जो है एंटी करप्शन लॉ है, 1988 में बना और क्या है कि लगभग 30 साल बाद 2018 में मोदी जी सरकार ने इसमें वापस संशोधन किया है। इसमें भयंकर कार्रवाइयां का प्रावधान है और इस अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार से संबंधित 2 तरह के मामले बताए इन्होंने। तो 2 तरह की चीजें बताई जिसे इनको भ्रष्टाचार में इंक्लूड किया। ठीक है, तो भ्रष्टाचार का तात्पर्य इसमें क्या बताया गया है? भ्रष्टाचार का तात्पर्य ये है कि कुछ इस प्रकार का लाभ उठाना जिसके आप पात्र नहीं हैं। भी कोई भी ऐसी चीज जिसके हम पात्र नहीं है, विधिक रूप से उस लाभ को उठा लें, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे पद से संबंधित हो, चाहे किसी प्रकार का लाभ उठाया जाए, इसे हम भ्रष्टाचार के संदर्भ में लेते हैं। तो यह अधिनियम कहता है कि कोई व्यक्ति जिसका पात्र नहीं है उसका वो लाभ उठाता है तो फिर क्या है कि उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में लिया जाता है। अब संपत्ति अर्जन के संबंध में इन्होंने 2 चीज कही। एक तो क्या किया, आपने धोखाधड़ी से संपत्ति को अर्जित किया है तो वो भी भ्रष्टाचार में आएगा, या दूसरा क्या लिया गया है, आय से अधिक संपत्ति है तो उसे भी हम भ्रष्टाचार के अंदर मामले में लेते हैं। तो दोनों चीजें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में है कि एक तो क्या है, धोखाधड़ी से आप संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, धोखाधड़ी से संपत्ति अर्जित करने के अलावा क्या है, आय से अधिक संपत्ति भी। मैंने कहा कि ये काम करना है, ये काम क्या है कि मैं कोई अधिकारी हूं और मैं कहूं कि आपका काम हो जाएगा,
बस आपको 5 लाख रुपए देने हैं, तो धोखाधड़ी से काम कर रहा हूं मैं भाई, लगते ही नहीं है फिर भी मैं ले रहा हूं, तो ये संपत्ति अर्जित हो। एक आय से अधिक संपत्ति, घर पे रेड पड़ी और कमाई मेरी जोड़ी जाए तो 10 लाख बनती है, घर के अंदर रुपए मिले 7 करोड़, तो ये क्या है, आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। ये सभी व्यवहार किसके अंदर आते हैं, भ्रष्टाचार संबंधी व्यवहार के अंदर आते हैं, क्योंकि व्यक्ति भौतिकवादी जीवन का बहुत ज्यादा क्या होता है, शौकीन होता है, और भौतिकवादी जीवन ही क्या है कि व्यक्ति को इस आचरण की तरफ लेकर के जाता है। इसमें यह कहा गया है कि 4 साल के अंदर मामला निपटारा कर दिया जाए, 7 साल तक की सजाओं के भी विभिन्न तरह के प्रावधान और जुर्मानों के प्रावधान भी मिलते हैं इसके अंदर। फिर आता है कौन सा, रियल इस्टेट विनियमन एंड विकास अधिनियम। तो रियल इस्टेट विकास अधिनियम जो है, ये अधिनियम क्या है, 2016 के अंदर मोदी जी लेकर के आए थे, मोदी जी की सरकार के द्वारा, अरुण जेटली जी के द्वारा रखा गया, और 1 मई 2017 के अंदर ये अधिनियम क्या हुआ, लागू भी हो गया। तो मार्च 2016 के अंदर इस अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी के द्वारा। 1 मई 2017 के अंदर इसको लागू कर दिया गया। अब इसके अंदर भी क्या है कि जो आपका ये रियल इस्टेट का है, इसका उद्देश्य एक्चुअल के अंदर क्या है, रियल इस्टेट के अंदर निवेश को वृद्धि करना है और निवेश को पारदर्शी बनाना है। निवेश को कैसा बनाना है, पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने क्या है कि ये विधिक उपाय सोचा है। आगे चलते हैं हम, न्यायपालिका ने क्या किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 के अंदर SIT का गठन करवाया था मोदी जी सरकार से कहने पर, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो MB शाह थे। ठीक है, तो MB शाह के अध्यक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है, काले धन का SIT का गठन करवाया गया था। अब किसी के पास काला धन है और सरकार क्या है कि भाई एक तो कानूनी कार्रवाई करे, जिसके अंदर हो ही सकता है, लेकिन कितना सफल है कितना नहीं है, फिर न्यायपालिकाओं के भी प्रॉब्लम्स है। तो भारत सरकार ने भी क्या किया है, 2 चीजें की। एक तो क्या की 1997 में की, 1997 के अंदर 1997 के अंदर भारत सरकार क्या लेकर के आई, एक स्कीम लेकर के आई, और वो स्कीम क्या थी, स्वैच्छिक अघोषित आय उजागर योजना। ये क्या थी, वॉलंटरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम अनाउंसमेंट स्कीम थी। ठीक है, तो वॉलंटरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम अनाउंसमेंट स्कीम थी। 1997 के अंदर पी चिदम्बरम साहब लेकर के आए, तब क्या हुआ करते थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे। और इसमें यह कहा गया कि आप एक काम कीजिए कि मेरे पास कोई भी अघोषित आय है यानी कि काला धन है, तो क्या करो, आप स्वैच्छिक रूप से इसकी घोषणा करो, कर दो, जितना कर बनता है लीगल कर चुकाओ, और बाकी संपत्ति आप घर ले जाओ। तो सरकार ने कहा कि बहुत सारे लोगों के, कुल 74 लोगों ने घोषणा करी, लोगों ने घोषणा भी नहीं करी, इसके बावजूद भी सफलता नहीं मिली। तो स्वैच्छिक अघोषित आय उजागर योजना 1997 भाई, फिर ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया। कहां पहुंच गया, न्यायालय में पहुंच गया, और न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये योजना गलत है, ये योजना विधि संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। सरकार ने कहा कि एक तो आपने चोरी की, और चोरी करने के बाद आप क्या कर रहे हो, किसी तरह की पेनल्टी भी नहीं लगा रहे हो कि जितना कर, तो इससे पहले तो ईमानदार आदमियों की क्या गलती थी जो समय से कर भर रहे थे। तो ये भी प्रॉब्लम आई। ये स्वैच्छिक अघोषित आय उजागर योजना थी, 1997 के अंदर आई थी। इस घोषणा के अंदर क्या है कि आप अपने आय की, अघोषित आय की, जितना आपके पास काला धन है उसकी घोषणा कर दो, कर चुकाओ, और क्या हो, यहाँ से चले जाओ। तो ये सिस्टम किसके अंदर आया था, आपके स्वैच्छिक अघोषित आय योजना के अंदर ये सिस्टम आया था। तो ये सिस्टम आया स्वैच्छिक आय घोषित आय योजना उजागर योजना के अंदर। तो इसमें घोषणा करो और कर को क्या करो, चुका दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2016 के अंदर मोदी जी भी ऐसी एक योजना लेकर के आए थी। 2016 के अंदर मोदी जी भी एक ऐसी योजना लेकर के आए जो मई से लेकर के जुलाई तक 2016 में चली, और उसे कहा गया इनकम डिक्लेरेशन स्कीम कहा गया। क्या आप क्या करो, आपकी अघोषित आय है उसकी घोषणा कर दो।
2016 के अंदर ये आया था। ठीक है ना। उस समय क्या था कि भाई करोड़ों के अंदर इनकम होती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, और वो टैक्स कितना होता है, लगभग 30% होता था। तो उन्होंने कहा कि 30% तो हम इस पर क्या लेंगे, कर ले लेंगे। 30% कर, यानी कि आपके पास 10 करोड़ रुपए है तो 3 करोड़ तो सरकार ले गई, तो 30% हम इस पर क्या लेंगे, कर लेंगे। अब उस समय सरचार्ज 5% हुआ करता था, और यहाँ पर जो सरचार्ज रखा गया वो कितना रखा गया, 7.5 अधिकर रखा गया। तो 7.5% क्या रखा गया, सर्च चार्ज रखा। और इसके अलावा सरकार ने कहा कि 7.5% आपको क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो 7.5% उसके ऊपर क्या लगाई गई, पेनल्टी लगाई गई। तो पेनल्टी लगा दी, कितनी लगा दी, 7.5%। तो 7.5% पेनल्टी, 7.5% अधिकर, 30% कर चुकाओ, और क्या है कि बाकी पैसा आप लेकर के चले जाओ। फिर मोदी जी ने क्या किया, अवमूल्यन कर दिया मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दिया। विमुद्रीकरण कब किया गया, तो ये भी ध्यान रखना, मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था, तो 2016 नवंबर 2016 के अंदर मोदी जी ने ये किया था। ठीक है। और ये कब तक चला था, 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 तक ये चला था। ठीक है। अब 2016 के अंदर जब ये चल रहा था तो फिर क्या है कि इसका भी कुछ सरकार को पहले ही पता चल गया था कि पैसा आ जाएगा, तो सरकार ने बीच में भी प्लान शुरू किया, और इसके अंदर क्या शुरू किया, गरीब कल्याण योजना। क्या शुरू की, गरीब कल्याण योजना शुरू की। ये भी वैसी है, क्या है, सेल्फ अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिक्लेरेशन, यानी स्वैच्छिक रूप से क्या है कि अपनी अघोषित आय की घोषणा कर दो। ये 31 दिसंबर 2016 के अंदर ये योजना चली थी। ठीक है ना। नोटबंदी के दौरान ही आ गई। और इसमें भी क्या कहा, क्या आप क्या करो, अघोषित आय की घोषणा कर दो। इसकी घोषणा कर दो, अघोषित आय की क्या कर दो, घोषणा कर दो भाई, कि मेरे पास क्या है कि इतनी काला धन है, मैं इसकी घोषणा कर देता हूं। तो इसमें भी यही लाया गया कि आप अघोषित आय की घोषणा कर दो, लेकिन साथ में ये रखा गया कि यदि आपके पास अघोषित आय है तब आपको क्या करना है, अघोषित आय का आपको करना क्या है। तो इन्होंने, सरकार ने कहा कि एक काम करेंगे, 50% तो गया कर। भाई 10 करोड़ लाए तो 5 करोड़ तो भूल जाओ, सरकार का टैक्स है, पेनल्टी कह लो भले, इसे 50% कर कह लो या फिर क्या कह लो, पेनल्टी कह लो। भाई 50% तो गया सरकार के पास। अब कितना प्रतिशत बचा, 25%, सॉरी 50%। इसमें से 25% सरकार ने कहा कि एक काम करेंगे, हम इस 25% का क्या करेंगे, सरकार ले लेगी। और कितने साल बाद देगी, 4 साल बाद रिटर्न करेगी, यानी कि 2020 में दे दिया गया होगा। तो सरकार ने कहा कि 50% पेनल्टी ले ली, 25% हम क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, और 25% उसका धन आप क्या कर सकते हो, अभी ले जा सकते हो। ठीक है ना। 25% धन आप अभी ले जाओ। सरकार ने 10 करोड़ रुपए लाए तो क्या 2.5 करोड़ तुम अभी ले जा, 2.5 करोड़ देने 4 साल बाद आना, तब तक मैं इसको गरीबों के कल्याण में लगाऊंगा, और क्या है कि सरकार काम मिलेगी। और 5 करोड़ रुपए तू भूल जा भाई, कभी मिलेंगे नहीं। तो 50% कर पेनल्टी, 25% सरकार 4 साल बाद देगी, गरीब कल्याण योजना में लगाएगी, और 25% व्यक्ति क्या कर सकता था, अपने साथ ले जा सकता था तुरंत प्रभाव से। इसके अंदर भी 1-2 गुजरात वालों ने, अहमदाबाद वालों ने घोषणाएं करी, पर बहुत ज्यादा इसके अंदर भी सरकार को लाभ नहीं मिला। देखिए, तो ये कुछ स्थितियां बनती हैं किसको लेकर के, आपके अब तक के सरकार के प्रयासों के संदर्भ में। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक तो FATF, ठीक है ना, फॉरेन FATF क्या है, FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ठीक है। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, 1889 के अंदर इसको 1989 के अंदर इसको बनाया था। 39 इसके सदस्य हैं, जिसमें से भारत भी एक सदस्य है। अब ये दुनिया भर के जितने भी देश होते हैं उनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग पर या इस तरह की चीजों पर निगरानी रखता है। और इसकी 2 तरह की लिस्ट है, एक लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट होती है, एक लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट होती है। ठीक है ना। अब ग्रे लिस्ट के अंदर कोई देश है तो उसको बहुत सी चीजें मिलने में मुश्किलात होगी, और उसे कहा जाता है कि आप ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाइए, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे।
लेकिन जो देश ब्लैक लिस्ट में होते हैं और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, तो उसके साथ ही क्या होता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय संस्थान व अन्य देश ऋण आसानी से नहीं देते हैं। जैसे IMF के पास जाएगा तो लोन नहीं मिलेगा कोई भी देश। यदि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बहुत मुश्किल से मिलता है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए पाकिस्तान को तो IMF देगा नहीं, वर्ल्ड बैंक देगा नहीं, एशियाई विकास बैंक से भी ऋण लेने के अंदर उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा ऋण प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होती है। ब्लैक लिस्ट के अंदर देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, ईरान है, उत्तरी कोरिया है, ये देश किसके अंदर है, ब्लैक लिस्ट के अंदर है। ग्रे लिस्ट के अंदर भी काफी समस्याएं आती है। वर्तमान के अंदर पाकिस्तान जो है वो किसके अंदर है, ग्रे लिस्ट के अंदर है। यानी वर्तमान में पाकिस्तान कौन सी सूची के अंदर है, ग्रे सूची के अंदर है। तो ब्लैक लिस्ट भी है, ग्रे लिस्ट भी है। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये क्या कोशिश करती है कि भाई दुनिया भर के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, हवाला जैसी चीजों को रोका जा सके, पैसों का क्या हो, लीगल ट्रांजिशन हो, और क्या है कि टेरर फंडिंग जैसी चीजों को कंट्रोल हो सके, ठीक है ना। पाकिस्तान से संदर्भ यही है कि यहाँ से फंडिंग जो होती है वो टेरर संस्थाओं को होती है। दूसरा है FATCA, ये एक्चुअल में कानून है। ये क्या है, कानून है, और कहाँ का है, अमेरिका का है। तो ये कानून क्या कहता है, फॉरेन एसेट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट 2010 के अंदर आया था। अब अमेरिका के अंदर आप पैसा डालोगे, किसी दूसरे देश से आता है, तो अमेरिका इससे द्वारा क्या करता है, टैक्स कंप्लायंस को सुनिश्चित करता है। और DTAA संशोधन मोदी जी ने 2014 में आने के पश्चात ही 2020 तक जिन जिन देशों के साथ क्या है कि हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था, जिसे हम DTAA कहते हैं, यानी कि क्या था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था। इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है, लगातार जिन जिन देशों के साथ है उसके अंदर संशोधन कर रही है, समाप्त कर रही है। मॉरिशस से, आपके क्या है कि साइप्रस से, और विभिन्न देशों के साथ भारत ने ये DTAA है उसको धीरे धीरे करार को क्या किया है, विनियमित और समाप्त कर किया है, ठीक है ना। इससे क्या है कि पहले आप पुराने जमाने के अंदर यानी कि 2016-17 तक आप देखना कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा FDI जो आता था वो कहाँ से आता था, सिंगापुर और क्या है कि मॉरिशस से आया करता था। अब UK और US से आ रहा है, क्योंकि अब UK और US के आदमी को मॉरिशस जाकर के पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे डबल टैक्सेशन ही देना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने इनको क्या करना, कैंसिल करना शुरू कर दिया, ताकि कर वंचन जैसी चीजों को क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है ना। तो ये भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे और संस्थान भी हैं जो काम करते हैं, जैसे कि CBDT है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी है, वो भी इनके ऊपर निगरानी रखने का काम करती है। सरकार बहुत सारे नियंत्रण तंत्र को बनाने की भी कोशिश करती है। बहुत सारे संस्थान हैं, ED है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, वो भी इस संबंधित नजर रखती है, ठीक है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड वेड भी होती है, ED की भी रेड देखने को मिलती है आपको। तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कोशिश करती है। तो समय के साथ में किसकी जरूरत है, एक संस्थागत ढांचे के नियंत्रण की जरूरत है। और जो देश जैसे कि स्विट्जरलैंड है या फिर अन्य देश हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, उनके संबंध में भी एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन लाने की आवश्यकता है, जिसके तहत क्या हो, इस काले धन की समस्या को रोका जा सके। क्योंकि ये न केवल देश के अंदर क्या करती है, पैरेलल अर्थव्यवस्था बनाती है, सरकारी नीतियों को पंगु बनाती है, व्यक्ति के आचरण को भ्रष्ट तो बनाती ही है, लेकिन यह गंभीर अपराधों को, जिसके अंदर नशीले पदार्थों की तस्करी है, आतंकवाद है, और क्या है कि ये जो आप क्या कहते हैं मानव तस्करी जैसे अपराध हैं, इन सभी को भी ये क्या करती है, बढ़ावा दे सकती है। अतः यहाँ पर यह आवश्यक होता है कि हम पूरी दुनिया के अंदर ही इस काले धन की जो लड़ाई है उसको मिलकर के हमें क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि दुनिया भर के देशों के अंदर अधिक समृद्धि, अधिक विकास और बेहतर, ज्यादा संतुलित व समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये कुछ था काले धन के बारे में। इसमें बहुत सी चीजें हैं, इनके बारे में हम विस्तार से भी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट।